अध्याय 111 अध्याय 102 निधियां उपलब्ध 7 जनवरी शुक्रवार सुबह अपनी आखिरी कक्षा के बीच में ही तांग क्विन को सिस्टम से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि उसके खाते में 3,360,000 रुपए जमा हो गए हैं। तांग किंग ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी व्यक्तिगत जानकारी मांगी। होस्ट का नाम तांग किंग। स्तर 3। अनुभव 60/400। इस महीने का ऋण कोटा 200/200 मिलियन। इस महीने का व्यक्तिगत कोटा 0/40 मिलियन। निकासी योग्य संपत्तियां 8,10,000। स्पिरिट 140। शारीरिक फिटनेस 140। पब फ्यूचर विज्ञापन। मूल क्यूई मान 0। विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर यूरो। कार खरीदने, कंपनी में निवेश करने, झांग डोंगकिंग को ऋण देने और अन्य विविध खर्चों के बाद उनके पास 4.81 मिलियन धनराशि बची। हालांकि मंगलवार दोपहर को डूजियाओ से बातचीत खत्म करने के बाद उसे स्कूल वापस जाने की कोई उत्सुकता नहीं थी। उसने अपने सिक्योरिटी बैंक खाते में $40 लाख ट्रांसफर कर दिए, प्रधानाध्यापक से कुछ समय की छुट्टी मांगी और सारा पैसा अपने ऑफिस के कंप्यूटर पर स्टॉक में बदल दिया। बाकी $8,10,000 रिजर्व के तौर पर रख लिए। हालांकि यह पैसा अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, लेकिन यह मत भूलिए कि उसने इस महीने सिस्टम के $4 लाख के पर्सनल लोन का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अलावा पर्सनल लोन 6 महीने के लिए ओवरड्राफ्ट हो सकता था। कुल मिलाकर वह सिस्टम के पर्सनल लोन से कभी भी $28.2 लाख उधार ले सकता था। अब तक सभी कंपनियां किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम थीं। तांग क्विन ने तुरंत ही सारे 33.6 लाख सीधे अपने खाते में ट्रांसफर कर दिए। हालांकि वह जानता था कि सिस्टम के बाइडेड खाते में मौजूद पैसों को कोई छू नहीं सकता, फिर भी सिस्टम के अंदर अपने निजी खाते में पैसे ट्रांसफर करने से उसे ज्यादा सुरक्षा का एहसास हुआ। अपने निजी खाते में $3.441 मिलियन होने के कारण तांग क्विन स्वाभाविक रूप से कुछ उत्साहित थे। हालांकि उन्हें पहले भी लाखों डॉलर का ट्रांसफर मिल चुका था, लेकिन उन्हें कुछ मिलियन डॉलर मिलने पर उत्साहित नहीं होना चाहिए था। हालांकि यह वह पूंजी थी जिससे वह शुरुआत कर रहे थे, जो पहले से बिल्कुल अलग थी। अंत में उन्होंने 4,10,000 को अपने खाते में रखते हुए शेष 3.4 मिलियन को अपने सुरक्षा खाते में स्थानांतरित कर दिया तथा उससे सभी स्टॉक खरीदने की तैयारी कर ली। इस तरह उसका कुल निवेश $38 लाख होगा। उसके मुनाफे के अनुमान के मुताबिक अंत में उसे $60 लाख से ज्यादा की कमाई हो जाएगी। सही रकम तो सभी शेयर बिकने के बाद ही पता चलेगी। स्कूल के बाद तांग किंग ने ली कियान को फोन करके आभार व्यक्त किया। बातों को घुमाफिराकर कहना बेकार था। वे एक मजबूत साझेदारी में हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और उनके काम शब्दों से ज्यादा जोरदार होंगे। अपने चाचा के घर दोपहर का खाना खाने के बाद तांग किंग ने अपनी प्रधानाध्यापिका शेन मेई को फोन करके 2 कक्षाओं की छुट्टी मांगी। अगर वह सीधे कक्षा छोड़ देता और वह उसके चाचा से शिकायत कर देती तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। तांग किंग अपने चाचा के घर से निकलकर सड़क पर चल पड़ा। तभी सुनचाओ ने अपनी कार कोने में खड़ी कर उसका इंतजार किया। सुनचाओ ने सोमवार को ही सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। अपनी मां के जोरदार अनुरोध और अपनी जिम्मेदारी के एहसास, वेतन तो लेना गलत लगता है लेकिन काम नहीं करना के चलते सुनचाओ रोजाना कंपनी में सामान्य काम के घंटों के लिए आते थे। हालांकि उनके पास करने के लिए और कुछ खास नहीं था। चूंकि वे दोनों सैन्य परिवारों से थे और स्पेशल फोर्सेज के प्रति उनके प्रेम के कारण सुनचाओ ने सुरक्षाकर्मियों से जल्दी ही दोस्ती कर ली। तांग किंग की सुरक्षा के लिए सुनचाओ ने अपनी प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी। सुनचाओ को पता था कि अपनी चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि उन्होंने इतने सालों तक प्रशिक्षण कभी नहीं छोड़ा, इसलिए उन्होंने फिटनेस उपकरणों से सुसज्जित कंपनी में कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी। उनका दैनिक कार्य प्रशिक्षण और फिर प्रशिक्षण था, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों के साथ अभ्यास करना था। कुछ दिन पहले सुनचाओ को हान बिंग से मिलने पर तांग किंग की जबरदस्त ताकत का पता चला। शुरुआत में तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। तांग किंग जैसा शिष्य लगातार प्रशिक्षण ले रहे हान बिंग को दबा भी सकता है और उसे जमीन पर पटक भी सकता है। यह सब किसी चमत्कार जैसी कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन हान बिंग की गंभीरता देखकर उनके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह जानते हुए कि ताकतवर हान बिंग भी तांग किंग से कोई खास फायदा नहीं उठा सकता, सुनचाओ ने अपने दिल में तत्परता की भावना के साथ चुनौती स्वीकार की। पहले वह मानता था कि तांग किंग को उसकी सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन अब जब मुसीबत आती है तो पता नहीं किसे किसकी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। इस तात्कालिकता ने उसे बेचैन कर दिया। तांग किंग से बहुत पीछे न रह जाए, इसके लिए उसने और भी कड़ा प्रशिक्षण लिया। ऐसा नहीं था कि वह सचमुच तांग किंग से आगे निकलना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह उस पर बोझ न बन जाए। तांग किंग की ताकत के बारे में जानने के बाद सुनचाओ की नजरें न सिर्फ भावुक हुईं, बल्कि उनके लिए और भी ज्यादा सम्मान से भर गईं, एक योद्धा का बलवान के प्रति सम्मान।
हालांकि वह इतना मूर्ख नहीं है कि मुसीबत मोल ले। उसे हान लेंग की ताकत पर पूरा भरोसा है। हालांकि उसे हान लेंग द्वारा पहले बताए गए 2 बनाम 1 वाले मामले में भी दिलचस्पी है। कंपनी पहुंचते ही सुन चाओ सीधे प्रशिक्षण कक्ष में गया। वह जानता था कि तांग किंग को कुछ संभालना है, लेकिन अगर तांग किंग उसे नहीं बताती तो वह पूछता भी नहीं। जिज्ञासा क्या है? यह एक घातक गोली है जिसका उसने खुद अनुभव किया है। युद्ध के मैदान में जिज्ञासा एक अनुभवी सैनिक को भी ठंडी लाश में बदल सकती है। तांग किंग सीधे अपने कार्यालय में गया, दरवाजा बंद किया, कंप्यूटर चालू किया, अपने सुरक्षा खाते में लॉग इन किया और उसमें 3.4 मिलियन स्थानांतरित कर दिए। होंगवेई टेक्नोलॉजी, जिसकी शुरुआती कीमत सुबह 7.31 थी, यानी इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी। उसने इसे कुछ दिन पहले 7.22 पर खरीदा था। बेशक वह इसमें सीधे करोड़ों रुपए नहीं डालने वाला था। ज्यादा पैसा हथियाने के इरादे से बाजार में हेरफेर करने वालों ने होंगवेई टेक्नोलॉजी के बारे में नकारात्मक खबरें और अफवाहें फैलाईं। इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह इसमें पैसा नहीं लगा पाएगा। तांग किंग हर मिनट सैकड़ों शेयरों के ऑर्डर देते रहे। उनके बाकी 3 शेयरों का भी यही हाल था, हर मिनट लगभग 1 या 200 शेयर। ज्यादा ध्यान आकर्षित होने से बचने के लिए उन्होंने शेयरों का आकार छोटा रखा। हालांकि बाजार में हेरफेर करने वाले सभी बड़े शेयरधारकों के दाव का पता लगा सकते थे, लेकिन आम शेयर निवेशक नहीं लगा सकते थे। जब तक इससे पूरी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता था, तब तक हेरफेर करने वाले इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं उठाते थे। बेशक वह जानता था कि सभी ऑर्डर्स का लेन देन नहीं होगा। उसने आज अपना सारा पैसा खर्च करने की योजना नहीं बनाई थी। अगर उनमें से आधे बिक भी जाए तो उसे संतुष्टि मिल जाएगी। वह अगले हफ्ते धीरे धीरे बाकी ऑर्डर्स खरीद सकता था। ज्यादा से ज्यादा मंगलवार तक तो वह सारा पैसा खर्च कर चुका होगा। दोपहर के 3 बजे, जैसी कि उम्मीद थी, कारोबारी दिन के अंत तक केवल लगभग 14 मिलियन शेयरों का ही कारोबार हुआ, जो आधे से भी कम था। फिर भी वह संतुष्ट थे। सप्ताहांत में बाजार के जोड़तोड़ करने वालों द्वारा अपने संकेतों को नए सिरे से जारी करने के बाद सोमवार को फिर से 10 मिलियन से ज्यादा खर्च करना कोई समस्या नहीं होगी, अगर मंगलवार तक पूरी तरह से नहीं। अपना कंप्यूटर बंद करने के बाद तांग किंग ने सुन चाओ को फोन करके उसे स्कूल ले जाने के लिए कहा। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही तांग किंग अंदर चला गया। अब तक गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड अपनी कक्षा में नंबर 1 छात्र तांग किंग को पहचान चुका था। तांग किंग को ऑडी से उतरते देख उसने स्वाभाविक रूप से उसे किसी अमीर घराने का रईस लड़का समझा। वाह, इतना अमीर, इतना प्रभावशाली और पढ़ाई में इतना मेहनती। भला कोई और क्या मुकाबला कर सकता है। अभी ब्रेक का समय था और तांग क्विंग के आने से स्वाभाविक रूप से सहपाठियों के बीच चर्चा का दौर शुरू हो गया। तांग क्विंग हाल ही में कक्षा से अक्सर अनुपस्थित रहा था। हालांकि वे जानना चाहते थे कि वह कहाँ गया था, लेकिन वह कुछ नहीं बता रहा था। इसलिए अफवाहें फैल गईं। इसके बावजूद उसके शिक्षकों ने कुछ नहीं कहा। इससे जी वेंडोंग बहुत क्रोधित हुआ, खासकर जब मंगलवार दोपहर की कक्षा में वह एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया और भौतिकी के शिक्षक ने उसे खड़े रहने की सजा दी। उसी समय तांग क्विंग बेपरवाही से कक्षा में चला आया। भौतिकी के शिक्षक ने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उससे विनम्रता से पूछा कि क्या वह ठीक है। व्यवहार में इस भारी अंतर ने जी वेंडोंग को क्रोधित कर दिया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार तांग क्विंग कक्षा में अव्वल छात्र था। देखते हैं तुम कब तक इतना अहंकारी व्यवहार कर सकते हो, जी वेंडोंग ने दांत पीसते हुए तांग किंग की पीठ की ओर देखते हुए कहा, लेकिन इतनी धीमी आवाज में कि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही तांग क्विंग बैठी, वांग यान झुक गया और धीरे से पूछा, आज आप क्या कर रहे थे? वह जासूस नहीं बन रही थी, न ही वह सिर्फ उत्सुक थी। हर बार जब तांग किंग अचानक गायब हो जाता तो वह चिंता में पड़ जाती कि कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है। जब वह उसे सुरक्षित अपने सामने आते देखती, तभी उसे राहत की सांस मिलती। मिसफिट अभिनेताओं ने टिंसलटाउन के सौंदर्य नियमों को कैसे नया रूप दिया। हर ब्यूटी, कॉर्लिन फेयर ग्लो हल्दी चंदन स्क्रब, वीरांगना। मुझे कंपनी के कुछ काम निपटाने थे और मैं उन्हें अभी तक पूरा नहीं कर पाया हूं। मुझे अगले हफ्ते वहां जाना होगा, तांग क्विंग ने स्पष्टता से कहा। उसने मंगलवार को वांग यान को दिए जवाब में यही बहाना बनाया था। वह जानता था कि वांग यान समझदार है, लेकिन वह भी एक सीधी सादी लड़की थी जो उसकी हर बात मान लेती थी। हालांकि उसे थोड़ा अपराध बोध हो रहा था, लेकिन वह अभी उसके सामने सब कुछ नहीं बता सकता था। हालांकि इससे उसे एक और बात याद आ गई, अगली बार जब भी उसे छुट्टी लेनी हो, उसे वांग यान को पहले ही बता देना चाहिए। इस तरह उसे उसकी चिंता नहीं होगी। हिस, तांग किंग ने गहरी सांस ली। भविष्य में वह यह कर्ज कैसे चुकाएगा? उसका सिर भारी हो गया। जब तक इसका असर तुम्हारी पढ़ाई पर नहीं पड़ता, सब ठीक है। अगले हफ्ते एक और मासिक परीक्षा है। तुम्हें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, वांग यान ने उसे चेतावनी दी। यह सुनकर कि तांग क्विंग व्यवसाय में व्यस्त है,
वह चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि पुरुष अपनी समस्याओं को खुद सुलझाना पसंद करते हैं और उन्हें महिलाओं के साथ साझा करना पसंद नहीं करते। इसलिए उसने बस तांग क्विन का ध्यान भटकाने की कोशिश की। कहे, चिंता मत करो, मैं कक्षा में अव्वल छात्र बनूंगा। कोई भी इसे मुझसे नहीं छीन सकता, तांग क्विन ने आत्मविश्वास से भरे हुए कहा। यह तो अच्छी बात है। अगर इस बार भी तुम कक्षा में अव्वल आती हो तो मैं तुम्हें खाने पर दावत दूंगी। पिछली बार हम साथ में अच्छा खाना नहीं खा पाए थे, वांग यान ने कहा। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। पिछले खाने के बारे में सोचकर उसे अजीब लगा। अगर उसकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी न होती तो उसकी पोल खुल जाती। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह फिर कभी ऐसे भोज में शामिल नहीं होगी। उसे वह खाना बहुत भारी लग रहा था। खाना तांग किंग पिछली बार वांग यान के चाचा और उनके परिवार के साथ खाना खाने के अपने गलत फैसले के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। शुक्र है कि वांग यान का अभिनय कौशल जबरदस्त था। अगर ऐसा न होता तो उसकी पोल खुल जाती। हाँ, मेरी माँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है और मैं खाना बनाना सीख रही हूँ। तो फिर मैं तुम्हें अपना खाना चखा सकती हूँ, वांग यान ने जल्दी से कहा, अपनी तरफ से सबसे अच्छा देने की कोशिश करते हुए। यह उसका अचानक लिया गया फैसला था। उसकी नजर में हालांकि तांग क्विन बहुत अच्छा था, लेकिन उसे बिजनेस का अनुभव जरूर कम था। वह अपने पिता से सलाह ले सकती थी और पता लगा सकती थी कि तांग क्विन की कंपनी में क्या समस्या आ गई है। जितने ज्यादा लोग मदद के लिए होंगे उतना अच्छा होगा। अगर तांग किंग को वांग यान के तर्क के बारे में पता होता तो वह प्यार में पड़ी एक औरत की बुद्धिमत्ता देखकर जरूर हैरान हो जाता। लेकिन उसे पता नहीं था और उसने सोचा कि यह बस एक साधारण खाना होगा। अपने घर खाना खाने जाऊं, तांग किंग ने आश्चर्य से कहा। हाँ, क्या बात है? तुम नहीं आना चाहती? वांग यान ने धीमी आवाज में पूछा। उसका चेहरा उतर गया। उसे उदासी की लहर महसूस हुई। यह पहली बार था जब उसने किसी लड़के को अपने घर खाने पर बुलाया था और उसे मना कर दिया गया, जिसे स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, तांग किंग ने जल्दी से कहा जब उसने वांग यान का चेहरा काला पड़ता देखा। पिछले जन्म में उसने वांग यान से दूरी बना ली थी क्योंकि उसकी प्रभावशाली माँ ने उससे बात की थी और उसके परिवार के बारे में कुछ कठोर बातें कही थीं। यह बात उसे बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन इस जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह अपने पिछले जन्म में जो हुआ उसके लिए दूसरों को दोष तो नहीं दे सकता था, है ना? उसका जवाब सुनकर वांग यान तुरंत खुश हो गया और बोला, तो फिर बात बन गई। तुम देखोगे कि मेरा खाना कितना अच्छा बनता है। उसके चेहरे पर उत्साह और खुशी के भाव देखकर तांग किंग का दिल दुख गया। ठीक है, अगर यह स्वादिष्ट नहीं है तो मैं इसे आपके मुंह में ठूंस दूंगी, तांग किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत परेशान कर रहे हो। भले ही यह स्वादिष्ट न हो, तुम्हें इसे खत्म करना ही होगा। यह तो बहुत ही दबंगई वाली बात है ना? खैर, मैं दबंग हूं। अध्याय 112 अध्याय 103 आओ मेरे पास एक साथ, कृपया सदस्यता लें। 9 जनवरी, रविवार। ठंडी हवा बहुत तेज थी और आसमान से हल्की बर्फ गिर रही थी, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरी वह तुरंत पिघल गई। नाश्ता खत्म करके तांग किंग फिर से हान लेंग के घर गया। पहले तो वह लिन जियाक्स्यू से मिलना चाहता था, लेकिन उसकी आगामी मासिक परीक्षा को देखते हुए उसने उसे परेशान न करने का फैसला किया। आखिरकार उसके जैसी अव्वल छात्रा को भी अपना रुतबा बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। हर किसी के पास तांग किंग जैसा दिमागी हैक नहीं होता। जब से उसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था, तांग किंग को ऐसा लग रहा था मानो उसके हिंसक जीन सक्रिय हो गए हों। अनजाने में वह अक्सर अपनी मुट्ठियां भींच लेता था और उनसे होने वाली चटकने की आवाज से खुद को संतुष्ट करता था। कई बार घर लौटते समय उसे गलियों में टूटे फूटे मकान दिखाई देते थे जिन्हें गिराया जाना था और वह दीवारों पर जोरदार मुक्के मारने से खुद को नहीं रोक पाता था। अगर उसे कोई उपद्रव मचाने की चिंता न होती तो वह उन कुछ घरों को अपने नंगे हाथों से जरूर गिरा देता। वह जानता था कि यह सामान्य नहीं है, यहाँ तक कि उसे यह भी लगता था कि कहीं उसे कोई मानसिक विकार तो नहीं हो गया है। इसके लिए उसने सिस्टम से सलाह ली। सिस्टम ने उसे बताया कि ऐसा उसकी नई मिली ताकत से अनजाने में उसकी नसों के उत्तेजित होने के कारण हो रहा था, जिसकी उसे अभी पूरी तरह आदत नहीं थी। सिस्टम ने आगे बताया कि लेवल 2 जेनेटिक लॉक खोलते ही यह प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी। यह सुनकर तांग किंग को राहत मिली। जब तक वह बीमार नहीं था सब ठीक था। तांग किंग यहाँ वापस आया, किसी से मुकाबला करने के लिए उत्सुक, या यहाँ तक कि एक सैंडबैग पर मुक्का मारने के लिए भी। उसे बस किसी चीज पर मुक्का मारने की इच्छा थी। इस बार सुनचाओ, जिसे सप्ताहांत में काम करने से कोई शिकायत नहीं थी, अपनी नौकरी की प्रकृति और अधिकतर आरामदायक कार्यदिवसों को देखते हुए उसे हान लेंग के घर ले गया। जैसे ही तांग किंग दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, उसने हान लेंग को सामान समेटते देखा, जबकि चश्मा पहने आदमी सामान ढो रहा था।
पिछले दिनों सुन चाओ ऑडी में यहाँ आया था, जिससे हान लेंग को कोई हैरानी नहीं हुई थी। हालांकि तांग किंग को छोटे बड़े पैकेट ले जाते देखकर हान लेंग की आवाज में थोड़ी नाराजगी थी और उसने कहा, छोटे तांग, तुम्हारा आना ही काफी है, तुम सामान क्यों लाए? ये हैरी क्रैब है, मेरे चाचा के एक बॉस दोस्त ने उन्हें भेजा है। घर पर जरूरत से ज्यादा था, इसलिए मैं थोड़ा सा ले आया। चलो चाची से इसे दोपहर के खाने में बनवाते हैं। तांग किंग मुस्कुराई और फिर सामान कैशियर को दे दिया। क्या आप उसके जैसी एक सुंदर महिला से मिलेंगे? हर ब्यूटी अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दरअसल ये उसके चाचा के घर से बचे हुए नहीं थे, बल्कि सीफूड मार्केट से खरीदे हुए थे। लियू कियान द्वारा उपहार में दिए गए केकड़ों को उनके घर पर मौजूद कुछ बड़े आदमियों ने तुरंत खा लिया। जो थोड़े बहुत केकड़े बचे थे, उन्हें किन शिकी बहनों ने अगले दिन खत्म कर दिया। चूंकि हान लेंग ने उसे इतना कुछ सिखाया था, इसलिए भले ही तांग किंग आधिकारिक तौर पर उसका शिष्य न बना हो, फिर भी उसे कृतज्ञता व्यक्त करना जरूरी लगा। हान लेंग के चरित्र को देखते हुए धन्यवाद के तौर पर पैसे देने से शायद परेशानी हो सकती थी। कोई ठोस चीज उपहार में देना बेहतर था। पिछली बार जब उन्होंने केकड़े खाए थे तो उन्हें वे बहुत स्वादिष्ट लगे थे, इसलिए तांग किंग ने हान लेंग के लिए कुछ केकड़े खरीदने का फैसला किया। सुन चाओ, जो एक तरफ खड़ा था, जानता था कि केकड़े आज सुबह तांग किंग ने खरीदे थे। तांग किंग द्वारा 2000 युआन से ज्यादा के केकड़े खरीदने से उसे ऐसे कृतज्ञ और उदार मालिक के साथ जुड़ने पर खुद को भाग्यशाली महसूस हुआ। यह सुनकर हान लेंग ने दिखावा नहीं किया। वह मूर्ख नहीं था। तांग क्विन ने कहा कि यह किन युगांग के घर से बचा हुआ है, लेकिन कम से कम 3 बड़े बैगों में इतना सारा बचा हुआ कैसे हो सकता है? इतने सारे हैरी क्रैब्स कौन उपहार में देगा? इसके अलावा हान लेंग ने बैग पर ट्रेडमार्क पहचान लिया। उसने कुछ दिन पहले उस खास दुकान से सामान खरीदा था, लेकिन वह अपने नेकनीति झूठ का पर्दाफाश करके तांग क्विन को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। बुरा नहीं, हैरी क्रैब, मुझे उन जंगली केकड़ों की याद दिलाता है जो मैंने पिछले अभियानों में खाए थे। वे इनसे 3-4 गुना बड़े थे। दुर्भाग्य से उस समय सीमित परिस्थितियों के कारण जिन्हें सिर्फ पोषण के लिए खाया जाता था, वे उतने स्वादिष्ट नहीं थे। हान लेंग वहां गया, थैलियों को पलटा और पुरानी बातें याद करने लगा। हे, तुम्हें इनका स्वाद ठीक से लेना होगा, तांग किंग हंसा। तांग किंग को पता था कि हान लेंग घमंडी नहीं था, बल्कि अपने अनुभव साझा कर रहा था। हान लेंग इसी तरह का व्यक्ति था। इसके अलावा कई स्पेशल फोर्स मिशन के लिए अलग अलग जगहों और वातावरणों में यात्रा करते हैं, तो ऐसी कौन सी अनोखी चीजें थीं जो उन्होंने नहीं खाईं? बेयर ग्रिल्स की तरह, चाहे उनका खाना रेस्टोरेंट में मिलने वाले खाने जितना अच्छा हो या न हो, यह बात कि वे भयावह दिखने वाले खाने को भी पचा सकते थे, काबिले तारीफ थी। उस पल तांग किंग के मन में हान लेंग से जीवन रक्षा के गुर सीखने की इच्छा जागी, जो हान लेंग ने उसे पहले जो कुछ समझाया था, उसके आधार पर वह खुद ऐसे सबक सीखना चाहता था। इसके तुरंत बाद हान लेंग ने अपनी पत्नी को फोन करके केकड़ों के बैग ले जाने के लिए कहा। हान लेंग सामान इकट्ठा करने में लगा रहा। तांग क्विन सीधे ट्रेनिंग रूम में चला गया। उसने सैंडबैग पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। सुन चाओ को डराने से बचने के लिए सिर्फ 7 परतों जितनी ताकत लगा रहा था। धप धप। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। प्रशिक्षण कक्ष के अंदर सुन चाओ हक्का बक्का रह गया। रेत का थैला, जिस पर वह ज्यादा ऊंचाई तक मुक्का नहीं मार सकता था, तांग किंग के नियंत्रण में एक खिलौने जैसा था। उसके पहले मुक्के से ही रेत का थैला हवा में उड़ गया। जैसे ही वह नीचे गिरा, तांग किंग ने फिर से मुक्का मारा और गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों का इस्तेमाल करके उसे वापस उछाल दिया। यह उसकी क्षमता से लगभग उतना ही ऊंचा या थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन इन मुक्कों में निहित शक्ति निस्संदेह उसके मुक्कों से कहीं ज्यादा थी। इसके बारे में सुनना एक बात थी, लेकिन इसे देखना एक बिल्कुल अलग चौंकाने वाला अनुभव था। क्या यह वह शक्ति है जो एक हाई स्कूल के छात्र में हो सकती है? बेशक वह इसे किसी रहस्यमय आंतरिक शक्ति या जादू से कभी नहीं जोड़ेंगे। देश के शीर्षस्तरीय विशेष बलों के सैनिकों में से एक होने के नाते उनके पास गोपनीय जानकारी तक पहुंच थी और वे ऐसे लोगों से मिले थे जो एक सामान्य व्यक्ति की समझ से परे थे। फिर भी उन्होंने कभी किसी रहस्यमय आंतरिक शक्ति या जादू के अस्तित्व के बारे में न तो देखा था और न ही सुना था। स्वयं एक नास्तिक होने के नाते वह निश्चित रूप से ऐसे विचारों को मन में नहीं लाने वाले थे। उन्होंने इसे केवल जन्मजात शक्ति का नाम दिया। कुछ ही देर में हान लेंग ने सफाई की और अंदर आ गया। सुन चाओ को मदहोशी में देखकर वह हल्के से हंसे बिना नहीं रह सका। वह सुन चाओ की भावनाओं को समझ सकता था। असाधारण रूप से प्रतिभाशाली तांग किंग से सामना होने पर कोई भी व्यक्ति अनिवार्य रूप से खुद पर संदेह करेगा। युद्ध तकनीकों के मामले में तांग किंग को सिखाने के लिए उसके पास ज्यादा कुछ नहीं बचा था। उसने तांग किंग को आग्नेयास्त्रों के बारे में भी सिखाने की सोची। अपनी असाधारण शारीरिक क्षमताओं के कारण तांग किंग आग्नेयास्त्रों की अवधारणा को जल्दी समझ सकता था। हालांकि उनके पास अभ्यास के लिए आग्नेयास्त्र नहीं थे। हालांकि हान लेंग के सैन्य संबंध थे,
फिर भी तांग किंग के लिए नियमों में इतना बड़ा बदलाव करना संभव नहीं था कि तांग किंग को शूटिंग रेंज में लाया जा सके। हान लेंग ने इन भटके हुए विचारों को झटक दिया, अपनी जैकेट उतारी और उसे हैंगर पर रख दिया। उसने तांग क्विन से कहा, छोटी तांग, चलो मुकाबला करते हैं। मैं आक्रामक खेलूंगा और तुम रक्षात्मक खेलोगी। चलो वार्म अप करते हैं। यह सुनकर तांग किंग ने मुक्के मारना बंद कर दिया और उत्साह से कहा, जरूर। हालांकि वह केवल बचाव की मुद्रा में था, लेकिन यह निश्चित रूप से सैंडबैग मारने से अधिक दिलचस्प था। हान लेंग चीखते हुए तांग क्विन की ओर बढ़ा और कमर पर लात मारकर राउंड की शुरुआत की। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ तांग क्विन ने मन ही मन सोचा, फिर कभी नहीं। तुम इस चाल के इतने पक्षपाती क्यों हो? तुम्हारी ईमानदारी कहाँ है? हान लेंग का किक तुरंत तांग क्विन तक पहुंचा। हान लेंग के हमले को देखकर सुन चाओ हक्का बक्का रह गया। क्या एक हाई स्कूल के छात्र के साथ इतनी बेरहमी से पेश आना वाकई ठीक है? हालांकि तांग क्विन के अगले कदम ने उसकी चिंताएं दूर कर दी। अपने हाथ के एक हल्के से धक्के से तांग क्विन ने आसानी से हमले को रोक दिया। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, उसे ऐसी चालों से जरा भी डर नहीं था। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, हान लेंग के हमले और भी तेज होते गए। वह हर दाव आजमा रहा था और जिन चालों का इस्तेमाल करने की वह आमतौर पर हिम्मत नहीं करता था, वे तांग किंग के खिलाफ पूरी तरह से इस्तेमाल हो रही थीं। हान लेंग जितना ज्यादा लड़ता, उतना ही ज्यादा आनंदित होता। सिर्फ हमले शुरू करने और बचाव की परवाह किए बिना कोई भी तकनीक इस्तेमाल करने का एहसास रोमांचकारी था। यह तपती गर्मी में ठंडा पेय पीने जैसा था, जो सिर से पैर तक ताजगी भरा था। मिसफिट अभिनेताओं ने टिंसलटाउन के सौंदर्य नियमों को कैसे नया रूप दिया। हर ब्यूटी जानना एक बात है, देखना दूसरी। आमतौर पर शांत और परिपक्व युवक एक युद्ध विशेषज्ञ में बदल गया था और विशेष बल के सिपाही हान लेंग के खिलाफ आसानी से अपनी पकड़ बनाए हुए था। हान लेंग अपनी चालों में चाहे कितने भी चालाक या अजीब क्यों न हो, एक भी वार नहीं कर पा रहा था। पूरी लड़ाई के दौरान तांग किंग का शांत और सहज व्यवहार उल्लेखनीय था। लगभग 10 मिनट बाद हान लेंग ने अपना वार्म अप समाप्त कर दिया। रुको, बस बहुत हो गया। मैंने पूरी तरह से हार मान ली है। जो सन, इधर आओ, चलो हम दोनों मिलकर उस पर वार करते हैं, हान लेंग ने पैंट के बीच में कहा और बगल में थोड़ा घबराए हुए सन चाओ को संबोधित किया। यह कोई निष्पक्ष लड़ाई नहीं है ना? सुन चाओ ने प्रस्तावित लड़ाई को लेकर चिंतित होकर जवाब दिया। आखिरकार कहावत तो यही है कि 4 हाथों से नहीं लड़ा जा सकता। फिल्मों और टीवी के विपरीत, जहां मार्शल आर्ट के उस्ताद अकेले ही दर्जनों लोगों से लड़ते हैं, असल में एक अतिरिक्त व्यक्ति को रोकने के लिए जरूरी प्रयास बहुत बढ़ जाता है। अगर 3-4 विरोधी हों तो हथियार बंद होने की तो बात ही छोड़िए, हार निश्चित है। हकीकत फिल्मों जैसी नहीं होती, जहां खलनायक बारी बारी से हमला करते हैं जबकि दूसरे बेकार में सही मौके का इंतजार करते हैं। जब एक साथ कई लोग हमला करते हैं तो बचाव का कोई रास्ता नहीं बचता। कोई बात नहीं, लिटिल टैंग लचीला है। हम मानक तकनीकों से शुरुआत कर सकते हैं और अपनी ताकत पर नियंत्रण रख सकते हैं, हान लेंग ने हंसते हुए आश्वस्त किया। यह सुन चाओ अभी भी हिचकिचा रहा था। उसे डर था कि कहीं वह तांग किंग को चोट न पहुंचा दे। भाई सुन, चलो बस मान लेते हैं। अंकल हान को हराने में मुझे कोई रोमांच नहीं मिलता, तांग किंग ने आश्वस्त किया। तुम बदतमीज बदमाश, तुम बहुत घमंडी हो रहे हो, हान लेंग ने तांग किंग की टिप्पणी सुनकर मजाक में डांटा। ऐसी बात कहाँ है? तांग किंग ने शर्माते हुए जवाब दिया। ठीक है जियाओ सुन, चलो दोनों साथ चलते हैं। छोटी तांग, तुम्हें सावधान रहना होगा। 2 लोगों का मेल एक इंसान से बिल्कुल अलग स्तर का होता है, खासकर जब मेरे और जियाओ सुन के स्तर के विरोधियों से निपटना हो। पहले की तरह बेदाग रहने के लिए तुम्हारी प्रतिक्रिया की गति और क्षमताओं में कम से कम आधी वृद्धि होनी चाहिए, हान लेंग ने गंभीरता से सलाह दी। उसे तांग किंग को यह याद दिलाना पड़ा, यह कोई मजाक नहीं था। समझ गया, चलो मैं तैयार हूं, तांग क्विन ने गंभीर भाव से जवाब दिया। बोलते ही उसका पूरा शरीर शांत हो गया। उसने एक पारंपरिक लड़ाकू मुद्रा अपना ली, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और दिमाग सूचनाओं से भर गया। लड़ाई के दौरान हालांकि आप किसी एक पहलू पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, आपकी आंखों को पूरी स्थिति को समझना होता है। अपनी थोड़ी सी अकेंद्रित दृष्टि से, हालांकि वह चेहरों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, उसकी आंखें उसके सामने के पूरे धुंधले दृश्य को कैद कर सकती थीं, जिससे उसके दिमाग के लिए विशाल और जटिल धुंधली सूचनाओं को संसाधित करना आसान हो जाता था। जब आवश्यक हो तो इस अकेंद्रित दृष्टि मोड के बीच स्विच करना भी महत्वपूर्ण था। तांग किंग को तैयार देखकर सुन चाओ और हान लेंग ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। बिना चिल्लाए दोनों ने एक साथ तांग किंग पर हमला किया। अध्याय 104 विभिन्न पिटाई, कृपया सदस्यता लें। इस बार तांग क्विन पूरी तरह से रक्षात्मक थी, जबकि हान लेंग और सुन चाओ स्वतंत्र रूप से आक्रमण कर रहे थे।
इससे पहले जब वह सिर्फ हान लेंग से निपट रहा था तो टांग किंग बिना किसी मुश्किल के यहां तक कि शांत रहकर भी काम चला लेता था। वह हान लेंग की हर चाल का अंदाजा लगा सकता था और तेजी से जवाब दे सकता था। उसकी गति हान लेंग के सभी हमलों को पूरी तरह से बेअसर करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि जब हान लेंग और सुन चाओ ने एक साथ हमला किया तो उसे सिर्फ एक अतिरिक्त प्रतिद्वंद्वी की चिंता नहीं थी, बल्कि अब उसे 2 और हाथों, 2 पैरों और 2 अलग अलग लड़ाकू मानसिकताओं से निपटना था। उसे जो जानकारी संसाधित करनी थी वह पहले जैसी नहीं थी। टांग किंग पूरी तरह से एकाग्र होने के बावजूद थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। जैसा कि हान लेंग ने पहले बताया था, हालांकि सुन चाओ उसके जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन उन दोनों से एक साथ निपटने से उसकी मुश्किलें दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई थीं। अगर दोनों ने अपनी गति पर नियंत्रण न रखा होता तो टांग किंग उनके हमलों को रोक नहीं पाता। सुन चाओ और हान लेंग ने टांग किंग के बचाव में उलझन और लाचारी को भांप लिया। जरा भी घृणा के बिना वे समझ गए कि 2 अनुभवी स्पेशल फोर्स सैनिकों से लड़ना टांग किंग के लिए आसान नहीं था। उनके हमलों को इस तरह से रोक पाना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, यह एक असली 1v2 था। टीवी पर दिखाए जाने वाले दिखावटी लड़ाई के सीन वास्तविकता से मेल नहीं खा सकते थे। उस पल टांग किंग खुद को बेचैन महसूस करने से नहीं रोक सका। लगातार हमलों से उसका दबाव महसूस करना स्वाभाविक ही था। ऐसी परिस्थितियों में वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी गति पहले ही चरम सीमा पर पहुंचा दी थी। अचानक से दोगुने घूसों और लातें झेलने के लिए एक अतिरिक्त हाथ बढ़ाना नामुमकिन था। अब उसकी चेतना तो साथ दे सकती थी, लेकिन उसका शरीर नहीं। यह ओरिजिनल क्यूई के इस्तेमाल का एक नया तरीका था जो उसने सोचा था। अगर ओरिजिनल क्यूई का इस्तेमाल मांसपेशियों को मजबूत करने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, तो क्या कुछ समय के लिए तंत्रिका प्रतिक्रियाओं और मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता को बढ़ाना संभव नहीं होगा? अंततः सिस्टम से उसे हाँ में जवाब मिला। उसके मस्तिष्क की प्रतिक्रियाशीलता और प्रसंस्करण गति को कुछ हद तक बेहतर बनाया जा सकता था। हालांकि यह कितना बेहतर किया जा सकता था, यह सिस्टम ने स्पष्ट नहीं किया था। टांग किंग ने इसे आजमाया और अनुमान लगाया कि वह अपने प्रदर्शन को लगभग 20% तक बढ़ा सकता है और यह आधे घंटे तक चलेगा। लगभग 1 दर्जन मिनट आराम करने के बाद वह इसे आधे घंटे के लिए फिर से इस्तेमाल कर सकता था। वह सिस्टम की उस घटिया नीति को कोसना चाहता था जो उपयोगी जानकारी स्वेच्छा से नहीं देती। कोई विकल्प नहीं था, वह केवल अनुकूलन का प्रयास कर सकता था। टांग किंग ने उपलब्धि कार्य 3 को पूरा करने के लिए 4 लाख का व्यक्तिगत ऋण लेने पर भी विचार किया, ताकि अपने मूल क्यूई मान को 5 अंक बढ़ाने के प्रभाव का परीक्षण कर सके। लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर उसने ऐसा किया भी तो शायद इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे दोनों अभी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे थे। शारीरिक फिटनेस में 10 अंक व्यावहारिक रूप से बेकार थे। उसे संदेह था कि केवल स्तर 2 आनुवंशिक ताला खोलकर ही वह उनके संयुक्त पूर्ण शक्ति हमले को परास्त कर सकता था। लेकिन यह एक और विशाल कार्य था। सिस्टम की गणना के अनुसार कुछ महीनों के भीतर स्तर 2 को अनलॉक करने का कोई आसान तरीका नहीं था। और इस तरह सुन चाओ और हान लेंग अपने हमलों में लगातार डटे रहे, अपेक्षाकृत सरल चालों पर निर्भर रहे। उन्होंने धीरे धीरे टांग किंग की सीमा का भी पता लगा लिया। यद्यपि टांग किंग बहुत शक्तिशाली था, लेकिन 2 पूर्व विशेष बल सैनिकों का सामना किए बिना जवाबी कार्रवाई करना उसे केवल एक मुक्केबाजी बैग बना देता था। यह लगभग 20 मिनट तक जारी रहा। हान लेंग से मुक्का खाने के बाद टांग किंग तेजी से कुछ कदम पीछे हट गया और चिल्लाया, रुको। चिल्लाहट सुनकर सुन चाओ और टांग किंग दोनों पीछे हट गए। यह एक गहरी गहरी आदत थी जो लंबे प्रशिक्षण से पैदा हुई थी। रुकने का आह्वान होते ही तुरंत प्रतिद्वंद्वी के हमले की सीमा से दूर हो जाना चाहिए। ऐसा भविष्य की लड़ाइयों के लिए मांसपेशियों की स्मृति विकसित करने के लिए किया गया था, जिससे व्यक्ति अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ या पीछे हट सके। किसी वास्तविक युद्ध में जहां आग्नेयास्त्रों और ब्लेडों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हो, इससे दुश्मन के अचानक सफल हमले की संभावना कम हो जाती थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। छोटे टांग, हमने तुम्हारी गति और प्रतिक्रिया क्षमता की सीमा लगभग देख ली है। यह इतनी अद्भुत है कि दूसरे तुमसे ईर्ष्या करेंगे। अगले राउंड में तुम पलटवार कर सकते हो। हालांकि इस नियम का ध्यान रखना, ऐसी कोई चाल मत चलाना जिससे गंभीर या घातक चोट लग सकती है। हम तुम्हारी असाधारण शक्ति और गति से वाकिफ हैं। अगर तुम चोटों की परवाह नहीं करते तो तुम हमें 2 मिनट में ही हरा सकते हो, लेकिन हमारा उद्देश्य यह नहीं है। हमारी लड़ाइयों का उद्देश्य जीतना नहीं बल्कि आगे बढ़ना है, हान लेंग ने धीरे से कहा। उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि टांग किंग की शक्ति अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी। अगर कुछ नियम नहीं बनाए गए होते तो वे बहकने पर गंभीर चोट लग सकती थी। हान लेंग को लड़ाई में तो मजा आता था, लेकिन उसे हारना पसंद नहीं था। ठीक है अंकल हान, मैं समझ गया, टांग किंग ने सिर हिलाया। हान लेंग की चेतावनी के बिना भी वह ऐसी चालें नहीं चलाएगा। हान लेंग के खिलाफ ये चालें चलाना उसके लिए सुरक्षित था,
क्योंकि हान लेंग उसे आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकता था। अगर लड़ाई में उलझकर उसने अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो दिया तो बेवजह परेशानी खड़ी हो जाएगी। हम लाओ इसे। हान लेंग ने अचानक तांग किंग पर फिर से हमला कर दिया। तांग किंग अवाक रह गया। क्या हान लेंग कोई बेहतर तरकीब निकाल सकता था? वे पहले से ही बड़े हो चुके थे। किस तरह के अनुभवों ने हान लेंग को इतना चालाक बना दिया था? बेशक उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। पूरे समय चुप रहने वाले सुन चाओ ने भी ऐसा ही किया और हमला कर दिया। इसके बाद के मुकाबले तांग क्विन के लिए थोड़े कम तनावपूर्ण रहे। लगातार रक्षात्मक रुख अपनाना दमघोंटू था। अब आखिरकार उसे पलटवार करने का मौका मिला। आखिरकार उसने दांत पीसकर सिस्टम से 4 लाख और उधार लिए ताकि तीसरा अचीवमेंट टास्क पूरा हो सके। उसने जो 5 ओरिजिन क्यू पॉइंट्स हासिल किए उनका इस्तेमाल उसकी शारीरिक फिटनेस बढ़ाने में हुआ, जिससे उसकी फिटनेस 150 तक पहुंच गई। एक और दौर की बढ़त के बाद तांग किंग की गति थोड़ी बढ़ गई। हालांकि वह अब भी उस जोड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, लेकिन उस पर पड़ने वाला दबाव अब काफी कम हो गया था। दोनों जोड़ी उलझन में थी कि तांग किंग की गति और प्रतिक्रिया कौशल अचानक कैसे बढ़ गए। क्या वह अभी तक पीछे हट रहा था? हैरान जोड़े ने एक दूसरे को देखा। इसके बाद तांग किंग का जीवन फिर से दुखद होने वाला था। दोनों ने अपने हमले की गति बढ़ा दी, जिससे तांग किंग एक बार फिर बचाव के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह जानने के लिए कि क्या यह तांग किंग की असली सीमा थी, दोनों ने अंत में अपने हमलों की आवृत्ति और भी बढ़ाने का फैसला किया। इस समय तक तांग किंग के पास अब कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं बची थी जिस पर वह स्विच कर सके। कुछ वार के बाद युद्ध का यह दौर समाप्त हो गया। अंकल हान, ये बहुत अचानक हुआ। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, तांग किंग ने अपनी छाती रगड़ते हुए कहा। हालांकि चोट तो नहीं लगी, फिर भी उसे चोट तो लगी थी। सहज ही उसे दर्द कम करने की जरूरत महसूस हुई। तुम्हें अभी अचानक गति बढ़ाने के लिए किसने कहा? हम तुम्हारी वास्तविक गति जानना चाहते थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम गति रोक लोगे, हान लेंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। ही है, बिल्कुल नहीं। बस किसी वजह से मुझे तेज लग रहा था। तांग किंग ने शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए अपना सिर खुजलाया। वह यह तो नहीं मान रहा था कि वह अपनी खूबियां छिपा रहा है, लेकिन उसे लगा कि सिर खुजलाना बेवकूफी थी। शायद तुमने किसी खतरनाक स्थिति में अपनी सीमाएं तोड़ दी हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी वार्म अप करना शुरू ही किया है। हान लेंग के शब्दों के बाद अचानक हमला हुआ और सुन चाओ भी साथ आ गया। तांग किंग अब इस बारे में शिकायत करने के लिए बहुत आलसी था। पूरी सुबह 2-1 मुकाबलों में बीत गई। जब वे थक गए तो उन्होंने थोड़ा आराम किया। दोनों के आक्रमण के तरीकों से परिचित होने के बाद तांग किंग अब छठे स्तर पर उनके संयुक्त हमले का सामना कर सकता था। ओरिजिन क्यूई से अपने शरीर को मजबूत किए बिना वह इतने कम समय में इसमें और सुधार नहीं कर सकता था। वह बस यहीं तक पहुंच सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। बिल्ली और चूहे का खेल खेलते समय 2 में से 1 का परिणाम पिटाई के रूप में सामने आ सकता है। अकेले 4 हाथों का सामना करना मुश्किल था। तांग किंग को यह कहावत बहुत ही व्यावहारिक लगी। हान लेंग की पत्नी दोपहर के भोजन के लिए दावत लेकर आई थी। तांग क्विन ने 3 बड़े बैग रोएदार केकड़े खरीदे। वह आज तो सारे खा नहीं सकता था। वह केकड़े यूं ही नहीं खा सकता था, है ना? इसीलिए उसने इतने सारे केकड़े खरीदे थे। अगर वह कम खरीदता तो वे बड़े केकड़े एक ही बार में सब खा जाते। वह जानता था कि हान लेंग के साथ उसके बुजुर्ग माता पिता रहते हैं। अगर वह कम खरीदता तो उनके पास पर्याप्त कैसे होता? उसने तो यह भी माना कि लियू कियान ने जानबूझकर ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने लियू कियान द्वारा भेजे गए रोएदार केकड़े तो लगभग खा लिए थे, लेकिन झींगे अभी तक नहीं खाए थे। खैर, उसने उपहार देने का एक और सबक सीखा। दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया और फिर से लड़ाई शुरू कर दी। उस दिन तांग क्विन के पास ज्यादा काम नहीं था। हालांकि मासिक परीक्षा अगले हफ्ते थी, लेकिन वह, जो पहले ही नकल कर चुका था, चिंता में नहीं था। उसने इस महीने अपने कमजोर विषय चीनी पर खूब मेहनत की। वह परीक्षा में उन्हें जरूर चौंकाना चाहता था। उसने पूरे अंक पाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दूसरे नंबर पर आने वाली टीम से बेहतर प्रदर्शन करना आसान होगा, बशर्ते वांग यान अचानक दूसरे नंबर पर न आ जाए। वह उससे आसानी से हार जाएगा। दोपहर में अपनी गति में सुधार न होने और अपनी आक्रमण शक्ति पर नियंत्रण न रख पाने के कारण तांग किंग केवल उनके छठे स्तर के हमले का ही सामना कर सका। लेकिन अब उसे उनकी चालों की बेहतर समझ हो गई थी। हान लेंग को हराने के लिए उसे पहले 8वें स्तर की शक्ति की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब 7वें स्तर की शक्ति ही काफी थी। आखिरकार यह प्रगति थी। जहां तक सुन चाओ की बात है, तांग किंग उसे 5वें स्तर की शक्ति से आसानी से हरा सकता था। इससे सुन चाओ का जुझारूपन पूरी तरह से जाग उठा। उसने हान लेंग या कंपनी के सुरक्षा विभाग प्रमुख के साथ और अधिक प्रशिक्षण और अभ्यास करने का निश्चय किया। अन्यथा वह हमेशा तांग किंग से कमतर ही महसूस करता।
10 जनवरी सोमवार सुबह तांग किंग ने फिर से एक छोटी छुट्टी ली। जैसा कि अपेक्षित था, शेयर बाजार में मंदी की अफवाहों से भरे सप्ताहांत के बाद कुछ शेयरों में मामूली गिरावट आई, जो पिछले शुक्रवार के बंद भाव से 4% से अधिक गिर गए। तांग किंग ने शांति से उन सट्टेबाजों से शेयर ले लिए। उसकी नजर में जो लोग इन संदेशों से बहक सकते थे, वे सिर्फ सट्टेबाज थे। यह तो जुआ ही था। जुआरियों का पैसा जीतने पर उसे कोई अपराध बोध नहीं हुआ। वह यह नहीं कह सकता था कि यह बाजार के हेराफेरी करने वालों की शेयर हथियाने की चाल है और सबको उन पर विश्वास न करने और साथ मिलकर खुशी खुशी पैसा कमाने के लिए कह सकता था। अगर वह ऐसा करता तो उसे अपने दिमाग पर दोबारा विचार करना पड़ता। ठीक इसी तरह दोपहर में बाजार बंद होने से पहले उसने कई कंपनियों के शेयर खरीदकर अपने पास बची हुई पूंजी खर्च कर दी। चूंकि उसने हर शेयर में 10 मिलियन से भी कम का निवेश किया था, हालांकि सभी शेयर अपेक्षाकृत छोटे थे, इससे शेयर की कीमत पर कोई खास असर नहीं पड़ा। खासकर खुदरा निवेशकों की भारी संख्या में घबराहट में बिकवाली को देखते हुए हर शेयर का कारोबार कई 100 मिलियन तक पहुंच सकता था। अपना सारा पैसा खर्च करने के बाद तांग किंग ने अंततः राहत की सांस ली। इसके बाद उन्हें अपने स्टॉक को धीरे धीरे बेचने और बाजार से बाहर निकलने के लिए अगले महीने के मध्य तक इंतजार करना होगा। तब तो चीनी नववर्ष भी चल रहा होगा। लगता है उसे ट्रेडिंग के लिए कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा। अगर यह सिस्टम स्टॉक खातों से जुड़ पाता तो बहुत अच्छा होता। दुर्भाग्य से यह इतने जोखिम भरे सट्टेबाजी का समर्थन नहीं करता था, केवल बैंकिंग खातों को ही जोड़ा जा सकता था। अध्याय 114 युद्ध 105 जी वेंडोंग परेशानी पैदा कर रहा है, सदस्यता लें। 1 शेयर खरीदने के बाद सुन चाओ तांग किंग को वापस स्कूल ले गया। ब्रेक का समय हो रहा था और कई छात्र प्रवेश द्वार पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे और अपनी टांगें फैला रहे थे। सुजिवांग सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर चढ़ते छात्रों को घबराहट से देख रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सवालों को अनमने ढंग से टाल दिया। जैसे ही तांग किंग ऊपर जाने लगा, सुजिवांग, जो कुछ देर से इंतजार कर रहा था, जल्दी से वहां आ गया। तांग किंग रुक गया और पास आते हुए सुजिवांग को देखकर भौंचक्का रह गया। उसने सुजिवांग के बोलने का इंतजार किया। घटना को कुछ समय बीत जाने के बावजूद और सुजिवांग द्वारा सम्मान दिखाने की कोशिशों के बावजूद तांग किंग के मन में उसके प्रति कोई सकारात्मक भावना नहीं थी। तांग क्विंग, पिछली कक्षा के ब्रेक के दौरान जी वेंडोंग ने कक्षा शिक्षक से अपनी सीट फिर से वांग यान के पीछे करने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि शिक्षक उसके रवैये को देखते हुए शायद मान जाएंगे, सुजिवांग ने धीरे से बताया। उसने हाल ही में बहुत सोचा था। वह तांग क्विंग की भरपाई करने की कोशिश कर रहा था, जैसे तांग क्विंग के सारे सफाई के काम करना, लेकिन तांग क्विंग को यह ज्यादा पसंद नहीं आया। उसने अपने कार्यों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि वह तांग किंग से इतना डरता था कि सक्रिय रूप से उसके साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाया। उसे एहसास हुआ कि आज तक उसे जी वेंडोंग की हरकतों के बारे में पता चलने तक ऐसा करने का मौका नहीं मिला था। वह दौड़कर आया और तांग किंग को इसकी सूचना दी ताकि वह एक अच्छा प्रभाव छोड़ सके और उसके साथ बेहतर संबंध बना सके। क्या क्लास टीचर अचानक क्यों मान गई? तांग किंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जी वेंडोंग जब पहले अपनी जगह बदलना चाहता था तो शेन मेई ने उसे सीधे मना कर दिया था। वांग यान के पास बैठने की उसकी बार बार की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। शेन मेई ने तो जी वेंडोंग को कड़ी चेतावनी भी दी थी। यह आश्चर्यजनक था कि शेन मेई अब मान गई थी। जरूर इसके पीछे कोई कहानी होगी। मुझे यकीन नहीं है। घटना अचानक हुई और मुझे इसके बारे में पूछताछ करने का समय नहीं मिला। तांग किंग, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब मेरे मन में वांग यान के प्रति कोई अनुचित भावना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी पिछली गलतियों को माफ कर दोगे और मुझे सुधरने का मौका दोगे। भविष्य में तुम मुझे जिस तरह से चाहो हुक्म चला सकते हो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सुजिवांग ने अपना उद्देश्य बताया। वह इस अनुभव से परिपक्व हो चुका था। अपनी इज्जत बचाने का क्या फायदा? अगर उसे रिश्ता सुधारना था तो उसे सक्रिय होना ही था। डरना और कमजोर दिखना क्यों? खैर, इस मामले में आपकी समय पर दी गई जानकारी के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। बाकी सच कहूं तो आप मेरे साथ घुलने मिलने लायक नहीं हैं। समझे? तांग किंग ने बेबाकी से जवाब दिया। वह किसी को चंद शब्दों की वजह से माफ करने वाला इंसान नहीं था, उसे अपना मानने की तो बात ही छोड़िए। सुजिवांग ने उस पर बुरा प्रभाव डाला था। हालांकि वह सुजिवांग की जगह पर भी ऐसा ही कर सकता था, क्योंकि उसे कोई फायदा नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके कामों से सहमत था। ठीक है, ठीक है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तांग क्विंग। अब से मैं बेहतर व्यवहार करूंगा और फिर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, सुजिवांग ने जल्दी से सावधानी से कहा। मैं भविष्य में तुम्हारे कार्यों के आधार पर निर्णय लूंगा। सच कहूं तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तांग किंग ने कहा। किसी व्यक्ति को सही मायने में समझने के लिए उसकी आंतरिक सुरक्षा को भेदना जरूरी है।
हालांकि तांग क्विन किसी अनुयायी को भर्ती करने की योजना नहीं बना रहा था। अगर सु जिवांग खुद को साबित कर सके तो वह काम आ सकता है। वह कई ऐसे काम संभाल सकता है जिन्हें तांग क्विन खुद करने में सहज नहीं था। यह काफी अच्छा हो सकता है। सु जिवांग का आत्मविश्वास डगमगा गया, लेकिन इससे खुद को साबित करने की उसकी इच्छा और भी बढ़ गई। दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ईमानदारी और दृढ़ निश्चय का यकीन जरूर दिलाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं, तांग किंग ने विनम्रता से कहा। कक्षा में लौटने के बजाय तांग क्विन सीढ़ियां उतरकर कक्षा अध्यापिका शेन मेई के कार्यालय की ओर चल पड़ी। कार्यालय खाली था, सिवाय शेन मेई के, जो अपने कागजी काम में व्यस्त थी। दस्तक दस्तक। अंदर आएं। शेन मेई ने ऊपर देखे बिना लिखना जारी रखा। तांग किंग उसके पास आया और सीधे मुद्दे पर आ गया। मिस शेन, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जी वेंडोंग अपनी सीट वांग यान के पीछे कर रहा है। यह देखकर कि वह तांग किंग था, शेन मेई मुस्कुरा उठी। वह अब स्कूल में सबका चहेता बन गया था, अव्वल छात्र और भविष्य में विदाई भाषण देने का प्रबल दावेदार। उसने अफवाहें सुनी थीं कि दूसरे स्कूल भी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वे अपने प्रिंसिपल के कद को देखकर निराश हो गए थे। शेन मेई को तांग किंग के आने का इंतजार था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी आ जाएगा। हाँ क्यों, उसने पूछा। मैं सहमत नहीं हूं, तांग किंग ने स्पष्ट रूप से कहा। एक छात्र द्वारा शिक्षक के निर्णय पर सवाल उठाना लगभग अवज्ञाकारी था। अगर किसी और छात्र ने ऐसा कहने की हिम्मत की होती तो शेन मेई उसे तुरंत डांट देती, लेकिन तांग किंग की ओर से यह बात स्वाभाविक लग रही थी। उसे उसकी स्पष्टवादिता भी आकर्षक लगी। क्यों, शेन मेई ने चंचल मुस्कान के साथ पूछा। मुझे वह व्यक्ति पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि आप जी वेंडोंग के साथ मेरे रिश्ते के बारे में जानते हैं और शायद सीट बदलने के पीछे उसकी मंशा भी जानते होंगे। तांग किंग ने सीधे मामले की जड़ बता दी। शेन मेई को यह बात समझ में नहीं आई होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बात को घुमा फिराकर कहने की कोई जरूरत नहीं थी। तांग किंग को अपनी बात कहते देख शेन मेई को वह प्यारा लगा। छात्रों को अपनी पसंद नापसंद खुलकर जाहिर करनी चाहिए। वह नहीं चाहती थी कि स्कूल राजनीतिक षड्यंत्रों का अड्डा बन जाए। वह चाहती थी कि उसके छात्र गरिमामय हों, न विनम्र हों, न अहंकारी और स्पष्टवादी हों। इस बार उपप्राचार्य ने मंजूरी दे दी। मैं मना नहीं कर सकी, शेन मेई ने साफ साफ कहा और कारण बताया। यह सुनकर तांग किंग सोच में पड़ गई। जाहिर है समस्या शेन मेई की नहीं थी। वह पहले तो सीट बदलने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन उपप्रधानाचार्य के दबाव के आगे वह टिक नहीं पाई। हाँ, तो ठीक है, फिर स्विच करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि तांग किंग को तुरंत एक उपाय सूझा जिससे शेन मेई को परेशानी भी न हो और उसे मक्खी से भी छुटकारा मिल जाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस शेन, अगर सीट बदलनी ही है तो मेरा सुझाव है कि वांग यान और मुझे किसी और जगह ले जाएं। इससे आपको परेशानी भी नहीं होगी और आप वाइस प्रिंसिपल को स्पष्टीकरण भी दे सकती हैं। आपकी क्या राय है? हाँ, यह एक अच्छा विचार है। चलो इसी पर चलते हैं। तुम कहाँ बैठना चाहोगी? शेन मेई ने खुशी का दिखावा करते हुए पूछा। बेशक वह दिखावा कर रही थी। वह बेवकूफ नहीं थी। उसने पहले ही यह उपाय सोच लिया था। वह तांग क्विन के स्वेच्छा से इस बारे में बात करने का इंतजार कर रही थी। अगर वह इसे समझने में बहुत नासमझ निकला तो वह उसे टोक देगी। जाहिर है तांग क्विन की बुद्धिमत्ता ने उसे निराश नहीं किया। उसने तुरंत एक ऐसा उपाय निकाल लिया जो सबके लिए कारगर था। तो चलो ली काई के ग्रुप के साथ बदल लेते हैं, तांग किंग ने कुछ सोचने के बाद सुझाव दिया। बदलने की सही जगह मायने नहीं रखती थी। असल मकसद जी वेंडोंग से दूरी बनाना था। अगर जी वेंडोंग उसे परेशान करता रहा तो वह जरूर मामला अपने हाथ में ले लेगा। इसके अलावा शेन मेई भी उसके साथ थी। जी वेंडोंग कोई बड़ा खतरा नहीं बन सकता था। जरूर, शेन मेई ने सिर हिलाकर सहमति जताई। यह देखकर कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है और कक्षा का समय हो गया है, तांग किंग कक्षा में वापस आ गया। जैसी कि उम्मीद थी, एक और क्लास के बाद जी वेंडोंग, जो बहुत अधीर था, वांग यान के पिछली पंक्ति के साथी के साथ सीट बदल ली। वांग यान के शौचालय जाने के कारण अनुपस्थित रहने पर तांग क्विन की ओर विजी मुस्कान बिखेरते हुए वह अकड़कर आगे बढ़ा और आत्मसंतुष्ट होकर बोला, मैं फिर से वापस आ गया हूं। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? क्या मूर्ख है? तांग किंग ने सिर घुमाने या जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाई, सिर झुकाए लू शुन की रचनाओं का संग्रह पढ़ता रहा। उसने सोचा कि पीछे बैठे बेवकूफ से और बात करना अपनी सांसें बर्बाद करना होगा। तांग क्विन को अपनी पूरी तरह से नजरअंदाज करते देख जी वेंडोंग कुछ पल के लिए घबरा गया। आसपास के सहपाठियों ने भी यह सुना और जी वेंडोंग के प्रति उपहास और घृणा से भर गए, जिसने एक लड़की को, जिसके साथ वे 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे, जबरन घर से निकाल दिया था और उसकी जगह एक लड़के को रख दिया था, जिससे सभी चिढ़ गए।
एक अधिकारी के खौफनाक बेटे पर अपनी भड़ास निकालने में असमर्थ उन्होंने अपनी जुबान बंद कर ली। सु जिवांग जो जी वेंडोंग के सामने बैठा था, सब कुछ तिरस्कार से देख रहा था। एक मेंढक हंस का मांस चाहता है, एक बेतुका सपना। उसने तांग किंग से पंगा लेने की हिम्मत की, जरूर मुसीबत मोल ले रहा है। तुम तांग किंग, तुम बस इंतजार करो। जी वेंडोंग की उपेक्षा होने पर उसने अनिच्छा से अपनी सीट पर लौटने से पहले ये शब्द कहे। उसका चेहरा द्वेष से भरा हुआ था। कुछ ही देर में वांग यान वापस लौट आई। उसने देखा कि पिछली पंक्ति में उसकी सहपाठी जी वेंडोंग के साथ सीट बदल चुकी थी। उसने झट से सब समझ लिया। जी वेंडोंग का चमकता चेहरा देखकर वह सिहर उठी। उसका चेहरा पल भर में ठंडा पड़ गया। वांग यान के पीछे पीछे चल रही लड़की ने भी जी वेंडोंग की मुस्कुराहट देखी और उसके पेट में दर्द होने लगा। कॉर्लिन फेयरग्लो हल्दी चंदन स्क्रब वीरांगना। मिसफिट अभिनेताओं ने टिंसलटाउन के सौंदर्य नियमों को कैसे नया रूप दिया। हर ब्यूटी, क्या आप अपनी मुस्कुराहट से और अधिक घृणा पैदा कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि कम प्रोफाइल रखने का क्या मतलब है? क्या आपको इसके बारे में इतना आत्मसंतुष्ट होना चाहिए? वांग यान को तुम में कोई दिलचस्पी होगी, ये तो बेतुकी बात है। मैं भी तुमसे नफरत करता हूं। तुम्हारे पिता ताकतवर हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मुझे बस घिन आती हो। जब वांग यान अपनी मेज पर लौटी तो तांग किंग ने उसकी उदास मनोदशा देखी। उसने हल्की सी हंसी निकाली, अपनी नोटबुक पर कुछ शब्द लिखे और उसे वांग यान की ओर बढ़ा दिया। नोट पढ़ते हुए उसके मुंह के कोने थोड़े से सिकुड़ गए और उसका पहले वाला गंभीर भाव अब गायब हो गया। बेशक जी वेंडोंग को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था और वह अपनी बात ठीक से कहने और वांग यान को बातचीत में और शामिल करने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि मुश्किल से मिलने वाला खेल खेलने से आखिरकार वह उसे जीत ही लेगा। तांग किंग की बात करें तो वह तो बस एक बेचारा लड़का था। और तो और वांग यान भी उससे सहमत नहीं होगी। उसके परिवार की तो बात ही छोड़िए। समय आने पर उसे बस अपने पिता की ताकत दिखानी होगी और तांग किंग को हराना उसके लिए आसान होगा। पूरी कक्षा के दौरान जी वेंडोंग अपनी ही दुनिया में खोया रहा। उसने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अंतः सुंदरी को जीत लेगा। वह निश्चित रूप से अंतिम विजेता बनने जा रहा था। उसके चेहरे पर अवचेतन रूप से उभरी अश्लील मुस्कुराहट के कारण जीव विज्ञान के शिक्षक ने उसे कक्षा में कई बार डांटा। लेकिन जैसे ही जी वेंडोंग अपनी जीत का आनंद लेने वाला था, कक्षा समाप्त हो गई। कक्षा शिक्षक ने पिछली कक्षा में ब्रेक के दौरान उन दोनों छात्रों के साथ सीट व्यवस्था पर चर्चा कर ली थी। बेशक उन्होंने मना करने की हिम्मत नहीं की। वे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने कक्षा शिक्षक तांग किंग और जी वेंडोंग के बीच तनावपूर्ण स्थिति को महसूस किया। उन्होंने कोई राय व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। दरअसल तांग क्विंग और वांग यान को अलग अलग सीटों पर जाते देख जी वेंडोंग के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वह कुछ समय तक इसे स्वीकार नहीं कर सका। अभी क्या हुआ? क्या उसके साथ खेला गया था? जी वेंडोंग की मुस्कुराहट चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव में बदल गई। सचमुच उसके साथ धोखा हुआ था। क्लास टीचर और तांग किंग दोनों ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, जिससे उसकी नाक में दम हो गया। अध्याय 115 अध्याय 106 जी वेंडोंग को बार बार चेहरे पर थप्पड़ मारे जाते हैं। एक अंतिम कक्षा आनंद से भरी थी। इस क्लास में ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म हो रही है। यह उस समय जी वेंडोंग की भावनाओं का सबसे सटीक वर्णन था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाजी इतनी जल्दी पलट जाएगी। काउंटी के नेताओं के बेटों ने उसे पहले भी अपमानित किया था, लेकिन बिना किसी पृष्ठभूमि वाले छात्र तांग किंग से हारने और कक्षा सलाहकार शेन मेई की संभावित संलिप्तता के कारण वह इस संयुक्त हमले को झेल नहीं पाया। कक्षा के दौरान जी वेंडोंग जितना ज्यादा इस बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा दुखी और असहज महसूस करता। कक्षा के बाद वह शेन मेई के कार्यालय में दौड़ा, उदास चेहरे के साथ उनके पास गया और बोला, शिक्षक शेन, आपने तांग क्विंग और वांग यान की सीटें क्यों बदल दी? वह, जो अब तक पूरी तरह से दुखद भावनाओं में अंधा हो चुका था, उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दे रहा था। हालांकि वह इतना पागल भी नहीं था कि जोर से चिल्लाए, खासकर ऑफिस में दूसरे शिक्षकों के सामने। जी वेंडोंग के आरोप लगाने वाले लहजे का सामना करते हुए शेन मेई नाराज नहीं हुई, बल्कि राहत महसूस की। सच कहूं तो एक शिक्षक का किसी छात्र से नाराज होना बिल्कुल अशोभनीय है। लेकिन वह अपनी प्रतिक्रिया में छात्रों के व्यवहार जैसे अन्य कारकों पर भी विचार करती थीं। वह इतनी तुच्छ नहीं थीं कि छोटी छोटी बातों पर या कक्षा में छात्रों के पलटवार पर भी नाराज हो जाएं। लेकिन जब कोई उन पर दबाव डालने के लिए सामाजिक संबंधों का इस्तेमाल करता, तो वह इसे छात्रों का नहीं बल्कि एक वयस्क मामला मानती। एक छात्र द्वारा शिक्षक को धमकाने के लिए सामाजिक शक्ति का इस्तेमाल करना बिल्कुल असहनीय है। इसलिए जी वेंडोंग का गुस्सा देखकर शेन मेई को बेवजह खुशी हुई। वह ये सब खेल खेल रहा था, इसलिए उसे जो मिलना था वो मिलना ही था। साजिश करना एक बात थी, लेकिन उसे निशाना बनाना दूसरी बात।
उसके साथ पहले की गई रियायतों ने उसे तांग किंग के सामने अपमानित महसूस कराया था। वह पेशेवर नैतिकता के बारे में बात करना चाहता था। आखिर यह क्या है? मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। मुझे तुम्हें बिना सीमा के लाड़ प्यार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप घृणित कार्य करते हैं तो आपको उसके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। जी तांग क्विन और वांग यान अपनी सीट बदलना चाहते थे, इसलिए मैं मान गई, शेन मेई ने हल्के से कहा। उसके स्वर में एक हल्की सी मुस्कान थी। आप शिक्षक शेन, मैं वांग यान के पीछे वाली सीट पर बैठने का अनुरोध करता हूं। जी वेंडोंग ने अपने गुस्से को दबाते हुए गहरी सांस ली। कार्यालय के अन्य शिक्षकों ने स्थिति को भांप लिया था और वे देख रहे थे। उसने ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह काउंटी में उसका पिछला स्कूल नहीं था जहां उसके पिता शिक्षा ब्यूरो प्रमुख थे। वित्त ब्यूरो प्रमुख के पद पर पदोन्नत होने के बाद वह शहर आ गया था, इसलिए वह उस जगह से इतना परिचित नहीं था और कोई हंगामा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पब फ्यूचर विज्ञापन। अगर बात बिगड़ गई तो शायद उपप्रधानाचार्य भी उसके पक्ष में नहीं होंगे। उपप्रधानाचार्य से उसकी मुलाकात एक नगर अधिकारी के बेटे के जरिए हुई थी, जिसे वह काफी समय से जानता था, और उससे मदद पाने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। उनके रिश्ते मजबूत नहीं थे, इसलिए उपप्रधानाचार्य शायद शेन मेई के खिलाफ उसका साथ न दें। जी, क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा घर है? तुम अपनी मर्जी से सीटें बदल सकती हो। तुम पहले भी बदल चुकी हो, अब और क्या चाहिए? शेन मेई ने नाराज होने का नाटक किया। वह सिर से पांव तक इसका आनंद ले रही थी। हालांकि एक छात्र द्वारा छल किया जाना अनुचित था, फिर भी यह एक संतोषजनक एहसास था। अगर तुम नियमों की अवहेलना करोगी और मेरे साथ बुरा व्यवहार करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी। तुम लगभग वयस्क हो चुकी हो, तुम्हें इस क्रूर वास्तविकता का अनुभव करना चाहिए। समाज में हर कोई तुम्हारी मां की तरह तुम्हें लाड़ प्यार नहीं देगा। मैं मैं वाइस प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूं, जी वेंडोंग ने गुस्से से कहा, और फिर जाने के लिए मुड़ गया। चूंकि शेन मेई तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से बंद था, इसलिए उसके लिए बस एक ही रास्ता बचा था कि वह वाइस प्रिंसिपल को ढूंढे। हालांकि उसे पता था कि ऐसा करने का मतलब शेन मेई से पूरी तरह नाता तोड़ लेना था, लेकिन उसकी कामुकता और उसके युवा जोश ने, जो उसके साथ छलकपट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसे बाकी सब बातों की अनदेखी करने पर मजबूर कर दिया। कमीने, शेन मेई ने मेज पर थप्पड़ मारा और भौहें चढ़ा दी। साफ जाहिर था कि वह गालियां देने की हद तक गुस्से में थी। जब जी वेंडोंग ने शिक्षकों के सामने दावा किया कि वह उपप्रधानाचार्य से मिलने जा रहा है, तो यह उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जी वेंडोंग उसके सामने मेज पलटने तक की हद तक जा सकता है। गुस्सा शांत होने के बाद शेन मेई शांत हुई और कोई उपाय सोचने लगी। कुछ ही देर बाद उसने प्रिंसिपल से बात करने का मन बना लिया। अगर वह अभी प्रिंसिपल से बात नहीं करती तो बाद में यह वाकई एक समस्या बन जाएगी। अगर वाइस प्रिंसिपल फिर से उससे भिड़ेंगे तो उसे समझौता करना पड़ेगा। वाइस प्रिंसिपल की नजर में वह एक आम शिक्षिका ही थी और सिर्फ क्लास एडवाइजर होने के कारण उसे कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। अगर वह समझौता करती रही तो दूसरे छात्र उसे कैसे देखेंगे? तांग किंग उसे कैसे देखेगी? तभी उसकी इज्जत गिरेगी। मन बनाकर शेन मेई उठी और प्रिंसिपल के कार्यालय की ओर चल पड़ी। वाइस प्रिंसिपल के कार्यालय के पास से गुजरते हुए उसने जी वेंडोंग की आवाज सुनी, जिसने उसके गुस्से को और भी भड़का दिया। प्रधानाचार्य, ऐसा ही हुआ है, अब हमें क्या करना चाहिए? शेन मेई ने विस्तार से बताया कि क्या हुआ था। बेशक उसने कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया, कैसे उसने कई बार मना किया था और फिर आखिरकार अनिच्छा से मान गई। साथ ही जी वेंडोंग की अनुचित हरकतों और उनकी सीट बदलने की असली वजह भी बताई। वह जानती थी कि प्रधानाचार्य को छात्रों के बीच के रिश्ते खास तौर पर नापसंद हैं, खासकर इसलिए क्योंकि वे वांग यान के पिता को जानते थे। दरअसल कहानी सुनकर प्रिंसिपल चू युआनहांग ने गुस्से से मेज पटक दी। यह छात्र पढ़ाई करने के बजाय सारा दिन बेकार की बातें सोचता रहता है। अगर वह एक घटिया छात्र है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका चरित्र उससे भी बदतर है। शेन, उसकी चिंता मत करो। मैं वाइस प्रिंसिपल लियू से बात करता हूँ। दूसरी पीढ़ी का एक छात्र जिसका शैक्षणिक प्रदर्शन खराब था, न सिर्फ एक अच्छे छात्र वांग यान को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, बल्कि अपने शिक्षक पर दबाव डालने के लिए घिनौने तरीके भी अपना रहा था। यह बिल्कुल असहनीय था। वांग यान के पिता को जानते हुए और कक्षा में अव्वल छात्र होने के नाते तांग क्विन की क्षमता को देखते हुए वह नाराज कैसे न होता। इसके अलावा जब उसने तांग क्विन के होनहार चाचा और वांग यान के प्रभावशाली चाचा के बारे में सोचा तो उसके मन में जी वेंडोंग का गला घोंटने की इच्छा हुई। अरे, वह हमेशा परेशानी खड़ी करता रहता है। ठीक है प्रिंसिपल, आपके इस काम को संभालने से मुझे राहत मिली है। शेन मेई मुस्कुराई। अब जब प्रिंसिपल का साथ मिल गया था तो उसे इतना ज्यादा दबाव नहीं सहना पड़ा। स्कूल में यह दबंग प्रिंसिपल काफी मशहूर था और कोई भी उसके फैसलों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था। हम टीचर शेन, आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसे संभाल लूंगा। और अगली बार का इंतजार मत कीजिए।
मैं कल ही जी वेंडोंग को बान 3 में ट्रांसफर कर दूंगा ताकि कोई परेशानी न हो, चू युआनहांग ने कहा। टांग क्विंग और जी वेंडोंग के बीच एक अपूरणीय टकराव को रोकने के लिए उसने जी वेंडोंग की कक्षा बदलने का फैसला किया। उसके किए के लिए उसे न निकालना जी वेंडोंग के पिता को पहले से ही बदनामी दे रहा था। अगर उसके पिता ने कोई हंगामा करने और स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत की तो उसे जरा भी डर नहीं लगा। टांग क्विंग और वांग यान की पृष्ठभूमि की तुलना में उपनिदेशक स्तर का अभिभावक कुछ भी नहीं है। साथ ही उसके पास भी ठोस समर्थन था। वह तय करेगा कि उसे बदनाम करना है या नहीं। चू युआनहांग भी खुद को खुशकिस्मत समझ रहे थे कि मामला समय पर निपट गया। अगर दोनों परिवारों के लोग इसमें शामिल होते तो मामला तूल पकड़ लेता और गलत तरीके से निपटने से खराब छवि बनती तो कोई बात नहीं बनती। ठीक है प्रिंसिपल। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। बोलने के बाद शेन मेई मुड़ी और प्रिंसिपल के कार्यालय से बाहर चली गई। शेन मेई को बहुत हल्का महसूस हुआ। हालांकि जब शेन मेई अपने ऑफिस लौटी तो उसने देखा कि जी वेंडोंग सचमुच उसकी ऑफिस की मेज के सामने खड़ा था। कक्षाएं शुरू हो चुकी थीं और वह न सिर्फ बेशर्मी से क्लास छोड़कर चला गया बल्कि उसके लाल करेक्शन पेन से खेलने भी लगा। उसकी यह गुस्ताखी असहनीय थी। EWENVEL.com। शी वेंडोंग, तुम क्या कर रहे हो? मेरी कलम नीचे रख दो, शेन मेई ने सख्ती से कहा। अब जब बाकी शिक्षक पढ़ाने चले गए थे तो उसने अपनी आवाज कम नहीं की। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी मानो वह अपनी सारी पिछली कुंठाएं निकाल देना चाहती हो। जी वेंडोंग, जो कलम पकड़े हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था, जोर से चिल्लाने से चौंक गया। उसने जल्दी से कलम नीचे रख दी और शांत दिखने की कोशिश करते हुए मुड़ा। टीचर शेन, वाइस प्रिंसिपल लियू ने अभी अभी मुझे क्लास बदलने के लिए कहा है। इस बार आप उनकी सीट नहीं बदल सकते। मैं? हाँ, क्या ऐसा है? मैंने अभी अभी प्रिंसिपल से सुना है कि इसे बदला नहीं जा सकता। शेन मेई इतनी गुस्से में थी कि वह हंस पड़ी। जी वेंडोंग का आदेशात्मक स्वर सुनकर वह गुस्से से भर गई। हालांकि जी वेंडोंग के अपनी कक्षा से चले जाने के बारे में सोचकर वह उतनी नाराज नहीं हुई। जैसा कि कहावत है, नजर से ओझल दिल से ओझल। दूसरे शिक्षकों को इस सिरदर्द से निपटने दो। प्रधानाचार्य? प्रधानाचार्य को इस बारे में पता है? जी वेंडोंग चिल्लाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रधानाचार्य इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और अचानक वह थोड़ा घबरा गया। जब प्रधानाचार्य बोले तो उपप्रधानाचार्य लियू निश्चित रूप से उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। हाँ ठीक है, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुम सच में पढ़ाई का लक्ष्य बना रहे हो? एक पहली कक्षा में आता है, दूसरा तीसरी में। अगर तुम उनकी पढ़ाई में बाधा डालोगे तो अंत अच्छा नहीं होगा। और तो और प्रिंसिपल ने कहा है कि तुम कल बान 3 जा रहे हो। शेन मेई ने शांति से बैठते हुए और चाय की चुस्कियां लेते हुए कहा। क्या? बान 3? मैं नहीं जा रहा, जी वेंडोंग चिल्लाते हुए पीछे हट गया। उसे इस कक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी और नहीं स्वीकार किया था। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्रिंसिपल ने फैसला कर लिया है। कल सुबह सीधे बान 3 को रिपोर्ट करो, शेन मेई ने उदासीनता से कहा। मैं? तुम? जी वेंडोंग अवाक रह गया। उसे पता था कि मामला सुलझ गया है। उसने अपने क्लास टीचर को बुरी तरह नाराज कर दिया था। अगर वह अभी पीछे नहीं हटा तो वह प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाएगा। फिर उसे इस स्कूल में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उसमें प्रिंसिपल से बहस करने की हिम्मत भी नहीं होगी। हारे हुए मुर्गे की तरह जी वेंडोंग शेन मेई के दफ्तर से चुपचाप निकल गया। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने सचमुच अपना चेहरा खो दिया था। न सिर्फ उसकी मौजूदा कक्षा बल्कि बान 3 के छात्र भी जरूर अटकलें लगाएंगे और अगर उसके पिता को भी पता चल गया तो वह जरूर मुसीबत में पड़ जाएगा। वास्तव में अभी अभी पूरी कक्षा ने जी वेंडोंग की चालें समझ ली थीं, लेकिन कहानी में इतना तेज मोड़ आने से सभी तैयार नहीं थे। जी वेंडोंग को गुस्से में कक्षा से जाते देख सभी ने अंदाजा लगा लिया कि वह क्या करेगा। छात्र सोच रहे थे कि इस खेल में कौन जीतेगा। अंत में जी वेंडोंग के लौटने पर उसके और भी बुरे हाव भाव देखकर सभी ने इस घटना के परिणाम का अंदाजा लगा लिया। जी वेंडोंग हार गए। इस तरह जी वेंडोंग एक बार फिर कक्षा में हंसी का पात्र बन गया। जी वेंडोंग की ओर कक्षा की नजरों में बस उपहास ही बचा था। वह अब भी वांग यान को पाने की जिद पर अड़ा हुआ था। यह तो बस अपमान को न्योता देना था। खासकर जब सु जिवांग ने इशारा किया कि जी वेंडोंग ने शेन मेई को सीट बदलने के लिए मजबूर करने के लिए घिनौने तरीके अपनाए थे, तो पूरी कक्षा की नजर जी वेंडोंग के प्रति सिर्फ तिरस्कार ही नहीं बल्कि गुस्से से भी भर गई। हालांकि शेन मेई थोड़ी सख्त थीं, लेकिन कक्षा में उन्हें बहुत पसंद किया जाता था। इस जी वेंडोंग ने तो शिक्षक को धमकाने की हिम्मत ही कर दी। अगर जी वेंडोंग की पृष्ठभूमि का डर न होता तो कुछ लोग पहले ही धैर्य खोकर उसकी पिटाई कर देते। टांग किंग, तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया, जी वेंडोंग ने एक भयावह भाव से कहा।
वह इस बुरी तरह से हारना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उतनी ही बुरी तरह से जैसे सड़क पार करने वाला चूहा। अध्याय 116 अध्याय 107 श्रीमान तांग, क्या अब आप संतुष्ट हैं? एक दोपहर में स्कूल के बाद तांग किंग स्कूल के गेट पर वांग यान से अलग हो गया। अब ली काई के पास थोड़े पैसे होने के कारण उसने बस लेना बिल्कुल बंद कर दिया था। वह हर बार टैक्सी लेता था और बिना किसी आश्चर्य के ली जियांगो ने पैसे का जुगाड़ कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने पैसे लेने के लिए तांग किंग के नाम का इस्तेमाल किया था। इससे पहले ली काई को बस लेने से बचने के लिए उन्होंने ली जियांगो से कहा था। तांग किंग ने खुद कहा था, जब आपके पास पैसे हैं तो आप अभी भी बस क्यों ले रहे हैं? यह भीड़भाड़ वाली और धीमी है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि ली जियांगो के लिए इतना बेतुका तर्क भी काफी था। तांग किंग को जब पता चला तो वह ली जियांगो की बात समझ गया। पहली बात, एक साथी और उससे भी ज्यादा अब एक रक्षक के रूप में तांग किंग ने भले ही अपनी राय बेपरवाही से व्यक्त की थी, लेकिन इसका ली जियांगो पर असर पड़ा। दूसरी बात, वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा तांग किंग के सामने शर्मिंदगी का कारण बने। तांग किंग ने मन ही मन आह भरी। पिता को धोखा देने वाला ली काई अपने पिता की मानसिकता को अच्छी तरह समझता था। जब ली काई को रोजाना टैक्सी के किराए के लिए ये अतिरिक्त पैसे मिलने लगे तो उसने शुरू में बस के पैसे छुट्टे पैसे के तौर पर बचाए, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि इतनी कम रकम बचाना बिल्कुल बेकार है तो उसने बचत करने की इच्छा छोड़ दी। आखिरकार खाने के पैसे अलग से थे और उनका एक रेस्टोरेंट भी था। अगर उसे बाहर खाना ही पड़े तो वह शाकाहारी खाना पसंद करेगा। जहां तक कपड़ों की बात है, ली जियांगो कभी कंजूस नहीं था। और हाँ, अमीर तांग किंग तो था ही। आखिरकार जब उसे एहसास हुआ कि टैक्सी के किराए से हर महीने कुछ 100 रुपए बचाने का कोई फायदा नहीं है तो वह आलसी हो गया और जितना था उतना ही खर्च करने लगा। रास्ते में तांग किंग ने ग्रिल्ड फूड का एक बड़ा सा पैकेट खरीदा और चलते चलते उसे खाने लगा। उसने मालिक से उसमें ढेर सारा मिर्च का पेस्ट भी डलवाया, क्योंकि पिछले जन्म में वह मुहासों के कारण मसालेदार खाना नहीं खा पाता था, लेकिन इस जन्म में उसे ऐसी कोई चिंता नहीं थी। मिर्च के पेस्ट का तीखा स्वाद वाकई लाजवाब था। एक शब्द में कहें तो यह संतोषजनक था। जैसे ही तांग किंग उस गली के प्रवेश द्वार पर पहुंचा जहां वह पहले से ही घिरा हुआ था, उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। दो लोग जो स्पष्ट रूप से गुंडे थे उसे देखते ही उसकी ओर बढ़े। तांग किंग भी रुक गया और इंतजार करने और देखने का फैसला किया, लेकिन वह कोंजैक की अपनी कटार खाता रहा, जबकि उसका दिमाग स्थिति का विश्लेषण करने के लिए तेजी से दौड़ रहा था। वे संभवतः जी वेंडोंग द्वारा काम पर नहीं रखे जा सकते थे। क्या वे ऐसा कर सकते थे? वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां सु जिवांग ने पहले लोगों को काम पर रखा था। क्या उन्हें यह गली विशेष रूप से पसंद है या क्या? पिछली बार सु जिवांग के साथ लोगों ने ऐसा व्यवहार किया था, इस बात ने उसे सु जिवांग से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। जब सु जिवांग ने उसे स्कूल के गेट पर पैसे दिए तो उसे उससे कोई खास नफरत नहीं हुई, क्योंकि आखिरकार ये तो बस पैसे उड़ाने जैसा था। होटल वाली घटना को उसने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बदला लेने के लिए गुंडों को काम पर रखना, जो किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से चोट पहुंचा सकता है और मानसिक आघात पहुंचा सकता है, उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। अगर किसी कमजोर या कमजोर छात्र पर बहुत ज्यादा असर पड़ता और उसे हद से ज्यादा धकेला जाता तो इससे पूरे परिवार को बहुत ठेस पहुंचती। यही मुख्य कारण था कि उसने सु जिवांग को कभी माफ नहीं किया। हालांकि जी वेंडोंग के पिछले तरीके कुछ हद तक घृणित थे, फिर भी वे स्वीकार्य सीमा के भीतर थे। हालांकि यह वर्तमान तरीका ऐसा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लगता है वो बिना थप्पड़ खाए यहां से जाना ही नहीं चाहते। खैर, अगर वो जिद पर अड़े रहे तो इस बार मैं उन्हें और जोर से थप्पड़ मारूंगा। अगर मैंने उन्हें ऐसा सबक नहीं सिखाया जो वो कभी न भूलें तो शायद उन्हें लगे कि वो जो चाहे कर सकते हैं। दो आदमियों ने तांग किंग का रास्ता रोक लिया। उनमें से एक ने कहा, बच्चे, हमारे बॉस चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ। अगर तुम विरोध न करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। तांग किंग ने कोंजैक का पूरा मुंह निगल लिया और शांति से जवाब दिया। फिर उसने खाली सींक वापस थैले में रख दी और खाने के लिए एक सॉसेज निकाला। दोनों गुंडे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। शायद उन्होंने इस बच्चे को कम आंका होगा, इसलिए उन्होंने जरा भी डर नहीं दिखाया और फिर से खाना शुरू कर दिया, मानो उन्हें लग रहा हो कि उन्हें ही ले जाया जा रहा है। जब दोनों ठग आश्चर्यचकित थे, तांग किंग ने कहा, तुम दोनों क्या सपना देख रहे हो? चलो चलें। ऐसा महसूस हुआ कि वह ही उनका नेतृत्व कर रहा था, न कि कोई और। यह कहकर तांग किंग गली में आगे निकल गया और दोनों गुंडों को जल्दी से अपने पीछे आने दिया। दोनों मन ही मन बुदबुदा रहे थे, आखिर हुआ क्या? गली में प्रवेश करने पर तांग किंग को अंदर काफी लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ। उसके पीछे के दो लोगों को मिलाकर कुल 7 लोग थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तांग क्विन ने उनमें से जी वेंडोंग को देखा। तांग किंग का चेहरा अचानक से झपक गया। क्या यह मूर्ख अतीत में इतना अहंकारी था कि वह संदेह से बचने का सिद्धांत भूल गया था?
यहाँ तक कि सुजीवान को भी पता था कि वह स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि मैं ही था, पर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन ये मूर्ख, वो तो सीधे ही लड़ाई में कूद पड़ा। क्या पिछले देश में इतना दिखावटी होना मजेदार था? जी वेंडोंग ने एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ पास आकर कहा, तान किंग, यह तुमने खुद पर लाया है। तुमने वांग यान को मुझसे छीनने की हिम्मत की, मुझे कक्षा 3 में स्थानांतरित कर दिया। आज अगर मैंने तुम्हें कष्ट नहीं दिया तो रुकना। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तान किंग ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसे जी वेंडोंग का संवाद बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिरकार उसने हार मानकर कहा, जी वेंडोंग, क्या तुम अपने इलाके में ऐसे ही खेलते हो? क्या तुम्हें शक से बचने का मतलब भी पता है? तुम्हें यहां उनके साथ आने की हिम्मत कहां से मिली? तुम्हारे जैसे प्रतिद्वंद्वी के साथ? आह, मैं सचमुच निराश हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। जी वेंडोंग, जिसे तान किंग ने टोक दिया था, गुस्से से भर गया। तुमने अब भी पलटकर बात करने की हिम्मत की। देखो आज मुझे। चुप रहो, तुम्हारी बातें सुनकर ही मुझे घिन आ रही है। क्या तुम अपनी लाइनें बदलकर कुछ नया नहीं ला सकते? तान किंग खुद को रोक नहीं पाया और गालियां देने लगा। उसने इतना बेस्वाद संवाद सुनने से इनकार कर दिया। यह बहुत ज्यादा नाटकीय था। मैं जी वेंडोंग इस विस्फोट से अवाक रह गया। जब भी वह बोलने की कोशिश करता, उसे बीच में ही रोक दिया जाता और उसकी बातें सभी को अप्रिय लगती। उसे लगा जैसे वह बात न करने के लिए तैयार हो गया है। उसे डर था कि तान किंग उसे फिर से बीच में ही रोक देगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्रिंग का क्या मतलब होता है, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह कोई अच्छी बात नहीं थी। एक मिनट रुको, मैं यहाँ लड़ने आया हूँ, मैं शब्दों में क्यों उलझा हुआ हूँ? जी वेंडोंग ने शीघ्र ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी और अंतिम बयान देने के लिए तैयार हो गए। फिर भी तान किंग ने उसे मौका नहीं दिया। हम स्क्रिप्ट के खिलाफ जा रहे हैं। कौन है वह? तुम ही भाई हाओ हो न? तान किंग मुड़ा और लापरवाही से आगे वाले से बोला। उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि उसका नेता भाई हाओ है, जिसे उसने पिछले महीने रेस्टोरेंट में हंगामा करने पर कई बार थप्पड़ मारे थे। दुनिया छोटी है, उसे हर जगह परिचित लोग ही मिलते थे। भाई हाओ ने अपना खौफनाक चेहरा हल्का किया और तान किंग को उत्सुकता से देखा। इस बार तान किंग ने छात्रों के कपड़े पहने हुए थे और उनके बाल थोड़े लंबे थे। लेवल अप करने के बाद मुंह पर थोड़ा मिर्च पाउडर और पिछली बार थोड़ा नशे में होने के कारण उनके पूरे रूप और त्वचा में कुछ बदलाव आए थे। भाई हाओ तान किंग को तुरंत पहचान नहीं पाए। हालांकि उन्हें लगा कि करीब से देखने पर तान किंग जानी पहचानी लग रही थीं, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने धीरे से कहा, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? उन्होंने जी वेंडोंग से तान किंग का नाम सुना था, लेकिन पिछली बार तान किंग ने अपनी पृष्ठभूमि का उल्लेख नहीं किया था, जिसके कारण भाई हाओ संबंध बनाने में असमर्थ थे। क्या पिछली बार का थप्पड़ काफी नहीं था? क्या तुम इसे फिर से चखना चाहोगे? तान किंग ने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा। यह वाक्य भाई हाओ के मन में बिजली की तरह गूंज उठा और धूल भरी यादें ताजा हो गईं। दोनों छवियां धीरे धीरे एक दूसरे पर आ गईं और आखिरकार उन्हें सब याद आ गया। पुष्टि के बाद भाई हाओ अनायास ही 2 कदम पीछे हट गए। उनकी निगाहें उलझन से भर गईं क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि तान किंग उन्हें फिर से थप्पड़ मार देंगे। यह अनुभव अच्छा नहीं था। पिछली बार का सबक उनके मन में बस गया था। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि किसने जाकर उनके गिरोह के नेता भाई वुल्फ को खबर दी। जब वह वापस गए तो उन्हें फिर से डांट पड़ी। अगर कोई गंभीर झगड़ा न होता तो उन्हें अंदाजा था कि उनका नतीजा अच्छा नहीं होता। जब भी वह इस बारे में सोचते, उनके दिल में सिहरन-सी दौड़ जाती। शुक्र है कि वह उस पक्ष में थे जिसने मार खाई। अगर उन्होंने तान किंग को घायल कर दिया होता तो उन्हें लगता था कि उन्हें सचमुच भाग जाना चाहिए था। बाकी 2 लोग जो पिछली बार साथ में शराब पी रहे थे, उन्हें भी तान किंग का अतीत याद आ गया। वे मन ही मन कोस रहे थे, धिक्कार है, हमने फिर से इस उपद्रवी को आकर्षित कर लिया है। धिक्कार है जी वेंडोंग, हमें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करने के लिए। भाई हाओ लड़खड़ाते हुए बोले, यहाँ आप हैं। मैं वह वास्तव में इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मुझे माफ करना जैसी बातें कहना चाहते थे, लेकिन घबराहट में वह पूरा वाक्य नहीं बना सके। 15 सेलेब्स की पुनर्कल्पना, रंग विश्लेषण और स्टाइल बदला। हर ब्यूटी। ठीक है, हकलाना बंद करो। तुम बस बताओ कि आज क्या हो रहा है, तान किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर भाई हाओ ने सावधानी से कहा, क्या हो अगर हम सब अपने अपने रास्ते चलें? अपनी बात खत्म करने के बाद उसने घबराहट से तान किंग की तरफ देखा। हालांकि उसे पता था कि ज्यादा उम्मीद नहीं है, फिर भी उसे कोशिश करनी ही थी। तुम क्या सोचते हो? क्या मेरा समय बेकार है? तान किंग ने अपनी बाहें मोड़ लीं और बेपरवाह मुस्कान के साथ कहा। हम तुम्हें पैसे से मुआवजा देंगे, भाई हाओ ने अचानक कहा।
लेकिन यह कहने के बाद उसे पछतावा हुआ, क्योंकि उसे पता था कि तांग किंग को उसकी थोड़ी सी रकम में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अगर होती भी तो वह उसे स्वीकार नहीं कर पाता। उसके हिसाब से तांग किंग ऐसा इंसान नहीं था जिसकी कोई कीमत न हो। तुम सच में हालात को समझ नहीं पा रहे हो, है ना? अच्छा, मुझे बस यह बताओ कि जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया था तो तुम क्या करने वाले थे? तांग किंग ने दिलचस्पी भरी नजरों से कहा। हम तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे, भाई हाओ हकलाते हुए बोला। और फिर तांग किंग ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। भाई हाओ चौंक गए, लेकिन तांग किंग की बातों का मतलब तुरंत समझ गए। और फिर बेशक उन्हें योजना जारी रखनी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर जी वेंडोंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जो अभी भी अचंभित था। REEWEBOVE.com। स्वूश। इसके बाद अप्रत्याशित बैकहैंड थप्पड़ मारा गया। स्वूश। जी वेंडोंग को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। धिक्कार है, युवा मास्टर तांग के खिलाफ जाने की हिम्मत कौन करता है? भाइयों, उसे एक अच्छा समय दिखाओ, भाई हाओ ने ऊंची आवाज में कहा। अन्य कुछ लोग जो अभी भी अंधेरे में थे, जानते थे कि वे एक कठिन व्यक्ति से टकरा गए हैं, इसलिए वे जल्दी से एक साथ मिलकर जी वेंडोंग को सबक सिखाने के लिए चले गए, इस डर से कि कहीं इस रहस्यमय युवा मास्टर तांग द्वारा याद न रखा जाए और नफरत न की जाए। रुको, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, जी वेंडोंग ने कुशलता से चिल्लाते हुए अपने महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ढक लिया। धिक्कार है, तुमने जो पैसे दिए उससे तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर मार डालूंगा, बेवकूफ। भाई हाओ ने अपनी जेब से पैसे निकाले और सीधे जी वेंडोंग के चेहरे पर फेंके और फिर एक जोरदार लात मारी। वह वास्तव में मूर्ख नहीं था, वह जानता था कि वह नुकसान पहुंचाने के लिए मार सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए नहीं। हालांकि भाई हाओ जी वेंडोंग के पिता से नहीं डरते थे, फिर भी उन्हें जल्दबाजी में नाराज करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस घटना के बाद इस पिटाई का जिम्मेदार निश्चित रूप से तांग किंग को ठहराया जाएगा, और खुद एक छोटा सा मछली होने के नाते उसे इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं थी, वरना वह इससे बाहर नहीं निकल पाता। मुझे मारना बंद करो, मैं फिर हिम्मत नहीं करूंगा। युवा मास्टर तांग, क्या अब आप संतुष्ट हैं? भाई हाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। अध्याय 117। अध्याय 108। धीमी चाल। तांग शाओ द्वारा कृपया सदस्यता लें। एक। बेशक तांग किंग ने देखा कि उसके गिरोह के सदस्य और भाई हाओ अपने मुक्के रोक रहे थे, जिससे उसे लगा जैसे कोई बनावटी लड़ाई हो रही हो। जी वेंडोंग उसकी शर्मिंदगी या यूं कहें कि सहयोग के लिए शायद पहले कभी इस तरह नहीं पीटा गया था। उसकी चीखों ने दृश्य को और भी दयनीय बना दिया। तांग किंग ने सिर हिलाया। एक और बिगड़ैल दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का, जिसे दूसरों को पीटने में मजा आता था लेकिन खुद मार नहीं सह सकता था। ऐसे लोग उसे परेशान करते थे। वह चाहता था कि जी वेंडोंग थोड़ी हिम्मत दिखाए। वह वाकई दूसरी पीढ़ी के सभी अमीर बच्चों के लिए एक कलंक था, जो उनके समग्र स्तर को गिरा रहा था। बस उन्हें रुकने के लिए कहो। ऐसी फीकी लड़ाई देखना बोरिंग है, तांग किंग ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर भाई हाओ शर्मिंदा हो गए। यह देखते हुए कि तांग किंग उनके गिरोह की तुच्छ चाल को समझ गया था, उन्होंने कहना चाहा कि ऐसा बाद में होने वाली मुसीबत से बचने के लिए किया गया था। अगर उन्होंने जी वेंडोंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया तो नाराजगी बढ़ जाएगी और तांग इसके परिणामों से बच नहीं पाएगा। हालांकि उन्होंने अपने विचार व्यक्त नहीं किए, उनके बहाने वाजिब लग रहे थे, लेकिन सुनने वालों के लिए उनमें सच्चाई का एहसास भी था। रुको तुम सब, और तुम चीखना चिल्लाना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं अपना आपा खो बैठूंगा। तुम आदमी भी हो। भाई हाओ ने अपने आदमियों को रुकने का आदेश दिया। जी वेंडोंग को लगातार रोता देख उसका मन उसे फिर से थप्पड़ मारने का कर रहा था। उसने उसे इतनी जोर से मारा भी नहीं था, फिर भी जी वेंडोंग ऐसे चीख रहा था जैसे कोई स्वर कट रहा हो। यह बहुत परेशान करने वाला था। इस पर गिरोह के सदस्यों ने हमला रोक दिया और नीचे खड़े हो गए। जमीन पर गिरकर जी वेंडोंग ने अपनी चीखें बंद कर दी और डर से तांग किंग को देखा। उसने साफ तौर पर अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया था। उसे लगा कि उसकी पिटाई बेकार थी। भाई हाओ द्वारा युवा स्वामी तांग का जिक्र सुनकर वह डर गया था। भाई हाओ अपने पिता की स्थिति से वाकिफ थे, फिर भी उन्होंने उन्हें थप्पड़ मारने में जरा भी संकोच नहीं किया, जिससे जाहिर था कि तांग किंग का प्रभाव उससे भी ज्यादा था, कम से कम एक मध्यम स्तर के अधिकारी से तो ज्यादा। इस विचार से जी वेंडोंग का डर और बढ़ गया। उसे अपने और अपने पिता के भविष्य की चिंता होने लगी। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा डरता। और अगर तांग किंग ने उससे कोई दुश्मनी रखी। जी वेंडोंग के अंदर एक सिहरन दौड़ गई और उसे एक भयावह संकट का आभास होने लगा। मैं कहता हूं माउस, क्या तुम लोग नेक काम नहीं कर सकते? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो किसी दिन तुम मुंह के बल गिर जाओगे, तांग किंग ने भाई हाओ को संबोधित करते हुए धीरे से कहा। उसे बार बार उसके छद्म नाम से पुकारना अजीब लग रहा था। उसे उसके असली नाम माउस से पुकारना ज्यादा दोस्ताना लगता था। युवा मास्टर तांग, आप सही कह रहे हैं।
लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास शिक्षा, संपर्क, कौशल की कमी है और हम निर्माण स्थलों पर कठिन परिश्रम बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी कारखाने में काम करने का मतलब होगा बहुत सारी पाबंदियां झेलना। हम स्वभाव से बेचैन हैं, इसीलिए हम ऐसे हैं, भाई हाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसकी आत्मौचित्यपूर्ण मुस्कान सुनकर तांग किंग का मन उसे पीटने का कर रहा था। तो क्या उन्हें लगा कि उनके पास गैंगस्टर होने की कोई वजह भी है? क्या ये वाजिब वजह थीं? थोड़ा गुस्से में उसने पलटकर कहा, तुम लोग ये भी कह सकते हो कि तुम लोग आलसी हो। खैर ये मेरा काम नहीं है। नहीं, मैं तुम पर नजर रखने के लिए बाध्य हूं। मैं जा रहा हूं। रही बात उसकी, उसने जी वेंडोंग की ओर इशारा किया, उससे तुम खुद निपट लो। इतना कहकर तांग किंग जाने के लिए मुड़ा। उसे न तो जी वेंडोंग से, जो डरकर जमीन पर पड़ा था, और न ही परिस्थितियों के शिकार लोगों के समूह से कुछ कहने में कोई दिलचस्पी थी। दोनों ही अपने अपने तरीके से परेशान करने वाले थे। हाँ, अपना ख्याल रखना, युवा गुरु तांग, भाई हाओ ने झट से झुककर एक विनम्र मुस्कान के साथ कहा। उनका व्यवहार ऐसा था मानो उन्होंने 1000 बार इसका अभ्यास किया हो। हालांकि तांग किंग ने इसे देखा तक नहीं। अपना ध्यान रखना, यंग मास्टर टैंग, गिरोह के सदस्य एक स्वर में बोले और भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए टैंग का चेहरा जल्दी से याद कर लिया। बस कुछ ही शब्दों में उनके नेता ने पाला बदल लिया। अब वह दूसरी पीढ़ी का एक ताकतवर अमीर लड़का था। जैसे ही तांग किंग दूर चला गया, भाई हाओ ने राहत की सांस ली और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। शुक्र है कोई भयानक नतीजा नहीं निकला। लेकिन पास में पड़े सरगना को देखकर वह और भड़क गया। पहले तो उसने उसे फिर से पीटने की सोची, लेकिन जी वेंडोंग के पिता एक सरदार थे, यह देखते हुए उसने खुद को रोक लिया। उसकी मुस्कान गायब हो गई जब भाई हाओ ने जी वेंडोंग को ठंडे स्वर में आदेश दिया, उठो। मरने का नाटक करना बंद करो। और तुम लोग पैसे उठाओ। बिना कुछ हासिल किए यहां से चले जाना शर्म की बात होगी। उसके गिरोह ने तुरंत चारों ओर बिखरे नोटों को उठाया और भाई हाओ को सौंप दिया। तुमने मुझे मारा और फिर भी मेरे पैसे चाहते हो, जी वेंडोंग ने गुस्से से कहा। अपना चेहरा पकड़ते हुए वह खड़ा हो गया। उसकी आवाज में एक पीड़ित महिला की पीड़ा थी, जो आंसू बहाने के कगार पर थी, मानो वह अन्याय का शिकार हो। इन शब्दों से भाई हाओ क्रोधित हो गए। वे आगे बढ़े, जी वेंडोंग के प्रतिक्रिया देने से पहले। थप्पड़। भाई हाओ ने उसे फिर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, अरे क्या तुम्हें लगता है कि हम सब बिना पैसों के बाहर जाते हैं? क्या हमें टैक्सी से घर आने जाने, खाने पीने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मारने में मेहनत नहीं लगती? और अभी जो झटका लगा है, उसके लिए सांत्वना शुल्क भी। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पिता डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, वरना मैं तुमसे और ज्यादा पैसे वसूलता। तांग किंग का बैकग्राउंड क्या है? तुम उससे इतना डरते क्यों हो? जी वेंडोंग ने थप्पड़ से कुछ स्तब्ध होकर कहा। उसने तांग किंग के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी ली थी। उसकी जानकारी के अनुसार तांग सिर्फ कपड़ों का व्यवसाय करता था। इस जानकारी के बाद उसने अपनी सतर्कता कम कर दी थी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, शायद कोई गलतफहमी। क्या यह जानकारी देने वाले ने जानबूझकर उसे गुमराह किया था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। हाँ, भाई हाओ हंसे। इसीलिए तो मैंने कहा था कि तुम ना समझो। कार्रवाई करने से पहले ठीक से जांच पड़ताल नहीं की। चूंकि तुमने पैसे दिए हैं, तो मैं तुम्हारा एक एहसान करता हूं और तुम्हें एक बात बता दूं, उसके चाचा वेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन के मुख्य अधिकारी हैं। साफ साफ कहूं तो तुम्हारे पिता उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। मुख्य अधिकारी? जी वेंडोंग ने चौंकते हुए पूछा। उसे ऊंचे पद से नहीं, बल्कि निचले पद से झटका लगा था। उसने किसी ब्यूरो प्रमुख या नगर नेता की कल्पना की थी, लेकिन पता चला कि तांग किंग के चाचा तो बस एक स्थानीय पुलिस प्रमुख थे। चलो चलें दोस्तों, दोपहर के भोजन का समय हो गया है, भाई हाओ ने कहा। जी वेंडोंग को धन्यवाद दिए बिना वह और उसके लड़के गली से निकल गए, अच्छा खाना खाने और अपनी घबराहट दूर करने के लिए तैयार। साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना था कि उनके लड़के चुप रहें और कोई उपद्रव न करें। हालात किसी के भी पक्ष में नहीं थे। जी वेंडोंग निश्चित रूप से उसका शुक्रिया अदा नहीं करेगा, और तांग किंग उसके पहले के व्यवहार को स्वीकार करने वाला नहीं लग रहा था। वह बुरी स्थिति में था, दो पाटों के बीच फंसा हुआ। और अगर भाई वुल्फ को इस घटना के बारे में पता चला, तो वह दो पाटों के बीच फंस जाएगा। उसे इस प्रभाव को कम करने के तरीके खोजने थे। जी वेंडोंग ने हाओ गे को जाते हुए देखा और उसे इतना बुरा लगा कि वह रो पड़ा। न सिर्फ उसे पीटा गया था, उसका पैसा भी गया था, बल्कि उसने तांग किंग को भी बहुत नाराज किया था। वह पूरी तरह से हार गया था। अरे अगर आप ब्यूरो निदेशक हैं तो क्या हुआ, मेरे पिताजी उपनिदेशक हैं, मैं आपसे नहीं डरता, जी वेंडोंग ने अपना चेहरा ढकते हुए कहा। बेशक वह सिर्फ सख्ती से बातें कर रहा था। हो सकता है कि वह मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा हो, लेकिन पूरी तरह से मूर्ख नहीं था।
उसके पिता के शहर में जरूर अच्छे संबंध थे, वरना नगर निगम की पार्टी की स्थायी समिति उसके पिता से जुड़ी मानव संसाधन नियुक्ति को कैसे मंजूरी दे पाती। और तांग किंग के चाचा, जिन्हें ऐसा पद मिला था, जाहिर है कोई आसान नहीं थे। उनकी पृष्ठभूमि जाने बिना वह उनके साथ दखलंदाजी करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। चूंकि न तो अंडरवर्ल्ड और न ही वैध दुनिया तांग किंग को छू सकती थी, इसलिए वह सिर्फ दूसरी योजनाएं ही बना सकता था। अचानक जी वेंडोंग को कुछ याद आया और उसके होठों पर अनजाने में एक मुस्कान आ गई। हम्म, मुझे पता है कि तुम्हारी एक बचपन की प्यारी मंगेतर है। इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी एक मौका है। बस इंतजार करो और देखो। अब वह तांग क्विन से सीधे भिड़ने की जल्दबाजी नहीं करेगा। जब तक वांग यान के माता पिता को तांग क्विन की मंगेतर के बारे में पता चलता रहेगा, वे उसे वांग यान से कोई रिश्ता नहीं रखने देंगे। हम उसके पास अभी भी एक मौका है। यह समझकर जी वेंडोंग अचानक खुश हो गया। उसने अपने कपड़े ठीक किए, धूल झाड़ी और खुशी खुशी घर चला गया। 15 सेलेब्स की पुनर्कल्पना, रंग विश्लेषण और स्टाइल बदला। हर ब्यूटी, कॉर्लिन फेयर ग्लो हल्दी चंदन स्क्रब, वीरांगना। अगले कुछ दिनों में तांग क्विन ने जी वेंडोंग को बिल्कुल नहीं देखा। हालांकि जी वेंडोंग के किस्से अभी भी कक्षा में कम नहीं हुए थे। कल का दृश्य और उसके पीछे की कहानी छात्रों के लिए बेहद विस्फोटक और चौंकाने वाली थी। उन्हें कक्षा 3 से रोजाना गपशप की खबरें मिलती रहती थीं। कक्षा 3 का जी वेंडोंग कथित तौर पर कक्षाओं में कम ही आता था और अपने सभी सहपाठियों और शिक्षकों की उपेक्षा सहता था। बेशक जी वेंडोंग अपने पिता को यह नहीं बता सकता था कि क्या हुआ था। उसने अपने सहपाठियों, कक्षा शिक्षक और स्कूल के प्रधानाचार्य को नाराज किया था और यहां तक कि घिनौने तरीके भी अपनाए थे। उसके पिता बेशक उसकी खूब पिटाई करते, परेशानी पैदा करने से बचें के सिद्धांत का पालन करते हुए प्रिंसिपल और शिक्षकों ने चुपचाप जी वेंडोंग के पिता को स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया। अपने सहपाठियों की कुछ दिनों तक गपशप सहने के बाद जी वेंडोंग को बहिष्कृत किए जाने का गहरा एहसास हुआ। काफी सोच विचार के बाद जी वेंडोंग ने स्कूल बदलने का फैसला किया। वह इस स्कूल में नहीं रह सकता था। जहां तक तांग किंग से बदला लेने की बात है, तो फिलहाल वह इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तांग किंग एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते लोगों को जरूर जानता होगा। पिछली बार की तरह मूर्खतापूर्ण ढंग से जल्दबाजी करना बेतुका था। अब वह तांग किंग का सीधे तौर पर सामना नहीं करेगा। पहले उसे पूरा भरोसा था कि वह तांग किंग को पूरी तरह से कुचल सकता है, लेकिन अब अपनी ताकत और समर्थन के बावजूद बात नहीं बन रही थी। वह केवल उसे मात देने का ही सहारा ले सकता था। जी वेंडोंग को दयनीय महसूस हुआ। आमतौर पर घमंडी रहने वाला उसे लोगों को मात देने के स्तर तक धकेल दिया गया था। 14 जनवरी, शुक्रवार। आसमान से बर्फ के साथ बारिश भी बरस रही थी। सत्र की अंतिम मासिक परीक्षा शुरू हो गई थी। कई लोग सोच रहे थे कि क्या तांग क्विन इस बार अपना पहला स्थान बरकरार रख पाएंगे। अगर तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी ने पिछली बार की तरह दूसरे स्थान से अपना अंतर बढ़ाया, तो यह साफ हो जाएगा कि वह साल के शीर्ष पर रहेंगे और बाकी सभी हार मान सकते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष चिंता का कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। तांग क्विन जितनी ज्यादा परीक्षाएं देता गया, वह उतना ही निश्चिंत और आत्मविश्वासी होता गया। उसने अपने पेपर जल्दी जमा करके कोई दिखावा नहीं किया, बल्कि अपने उत्तरों की कई बार समीक्षा की। हालांकि पिछली 2 परीक्षाओं की तुलना में प्रश्न वाकई ज्यादा चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे विषयों की अच्छी समझ थी। यह बुनियादी बातों के महत्व को दर्शाता है। EWENVEL.com। पिछली बार की तरह तांग किंग को लगा कि वह विज्ञान और अंग्रेजी में बिना किसी समस्या के पूरे अंक प्राप्त कर लेगा। चीनी भाषा की अनूठी प्रकृति के कारण वह पूर्ण अंक की गारंटी नहीं दे सकता था। फिर भी उसे 135 से ऊपर अंक प्राप्त करने का पूरा भरोसा था। साल के सबसे अच्छे छात्र होने के नाते पहली पंक्ति में बैठे तांग क्विन ने स्वाभाविक रूप से शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। अगर तांग क्विन मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते, तो कड़ी जांच पड़ताल उन्हें घबरा सकती थी। बेशक अव्वल छात्र होने के नाते उसके पेपर पहले अंक दिए जाते। हर परीक्षा समाप्त होते ही शिक्षकों का एक समूह तांग क्विन के पेपर पर अंक देने के लिए इकट्ठा हो जाता। वे जितने ज्यादा अंक देते, वे उतने ही ज्यादा उत्साहित और रोमांचित होते जाते। जीव विज्ञान की अंतिम परीक्षा समाप्त होने से पहले ही शिक्षकों को पता चल जाता था कि खेल तय हो चुका है। भले ही तांग क्विन को जीव विज्ञान में कुल अंकों में से आधे ही मिले हों और दूसरे स्थान पर रहने वाले छात्र को पूरे अंक मिले हों, फिर भी तांग क्विन पहले स्थान पर मजबूती से बैठा रहता। अध्याय 118, अध्याय 109, चाहे कुछ भी हो मैं जा रहा हूं। 16 जनवरी, रविवार की सुबह। तांग क्विन ने आज हान लेंग के साथ प्रशिक्षण की योजना नहीं बनाई थी। उसकी वर्तमान शक्ति लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी और अपनी शारीरिक विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए मूल क्यूई मूल्य के बिना नियमों के अनुसार दोनों पुरुषों को हराने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब वह हान लेंग से कुछ आग्नेयास्त्र चलाना सीखना चाहता है।
हालांकि यह सिर्फ एक इच्छा ही हो सकती है। अगर वह हान लेंग के पास बंदूक ले जाता तो नतीजे अच्छे नहीं होते, खासकर इसलिए क्योंकि वह सिर्फ हैंडगन चलाना नहीं सीखना चाहता था। उसने सोचा हैंडगन टीवी देखकर सीखी जा सकती है, सीधी, नुकीली और गोली चलाने वाली, बिना किसी निशानेबाजी के और सिर्फ नजदीकी मुकाबले के लिए इस्तेमाल होने वाली। हवा की गति या वातावरण जैसे कारकों पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं थी। पिस्तौल पर साइलेंसर लगाने के रोमांच की बात करें तो टांग किंग ने सोचा कि इसे भूल जाना ही बेहतर है। आग्नेयास्त्रों का असली आकर्षण उनकी विनाशकारी शक्ति, ध्वनि और अदम्य प्रतिक्षेप में निहित है। बिना ध्वनि वाली बंदूक उसे निरर्थक लगती थी। वह असल में राइफल चलाना सीखना चाहता था, खासकर बैरेट जैसा मॉडल। कभी कभी जब वह रात में बोर होता तो टांग क्विंग दरवाजा बंद कर देता, बंदूक निकालकर उसे खोल देता या दर्जनों बंदूकें खरीदकर बिस्तर पर शस्त्रागार की तरह रख देता, जिससे उसका खून खौल उठता। उसने पाया कि सिस्टम शॉप न केवल बंदूकों के लिए बल्कि लकड़ी के बक्सों, लोहे के बक्सों और कोर वाले बक्सों के विकल्प भी देती थी। यहां तक कि उस पर स्वचालित रूप से मूल देश का लेबल भी लगा दिया जाता था, जो काफी सुविधाजनक था। अब टांग किंग विभिन्न आग्नेयास्त्रों को कुशलता से तोड़ने में सक्षम हो गया था और उसने अपने बैरेट को कई बार चीरफाड़ कर इसमें निपुणता हासिल कर ली थी। उसे खाली समय में ट्रिगर दबाने में आनंद आता था। लेकिन अगर वह अपनी बैरेट हान लेंग के पास ले जाता तो उसकी जान चली जाती। उसे नहीं लगता था कि हान लेंग के साथ उसका रिश्ता इस हद तक पहुंच गया है कि हान लेंग अनुशासन की अनदेखी कर सके। हैंडगन ले जाना तो बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन लंबी दूरी की राइफल ले जाना तो हद पार कर जाता। जहां तक सुन चाओ से सीखने की बात है, टांग किंग ने बेहतर सोचा। इसके बजाय वह चीनी नव वर्ष पर गांव लौटेगा और पहाड़ों में जाकर निशानेबाजी का मजा लेगा। उसने हर तरह के हथियार आजमाने की कसम खाई। बस यही सोचकर वह रोमांचित हो उठता था। लिन जियाक्स्यू को देखे हुए उसे 2 सप्ताह हो गए थे और वह उसे याद करता था। वो फिर से चुंबन का खेल खेल सकता था। टांग किंग इस विचार से बहुत खुश था। उसे अब इससे आगे जाने की ज्यादा इच्छा नहीं थी। कई बार चुंबन लेने के बाद उसे लगा जैसे उसने एक आदत या कंडीशन रिफ्लेक्स विकसित कर लिया हो। चुंबन के दौरान लिन जियाक्स्यू का फायदा उठाने की उसकी इच्छा नाटकीय रूप से कम हो गई थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह झुका हुआ था, उसे बस लगा कि उसे जो कर रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जरूरी नहीं कि चुंबन के पीछे कोई छिपा हुआ मकसद हो। पब फ्यूचर विज्ञापन। वह मन ही मन हंसा, शायद उसने बहुत सारे उपन्यास पढ़ लिए थे। भोजन के दौरान टांग किंग अक्सर दिन के कार्यक्रम के बारे में सोचते हुए हंस पड़ते थे। फिर किन शिकी ने बिना किसी शिष्टाचार के टांग किंग के दिवास्वप्न को बाधित किया। भाई, क्या आप आज जियाक्स्यू के पास जा रहे हैं? तुमने फिर से सब समझ लिया। टांग किंग थोड़ा परेशान था क्योंकि उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ था। बंद करो, तुम सिर्फ जियाक्स्यू से मिलने जाकर ही खुश होते हो। मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूं, किन शिकी ने आत्मविश्वास से कहा। मैं कोई अपराधी नहीं हूं। तुम्हें मेरी असलियत जानने का क्या फायदा? टांग किंग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। अब तक किन शिकी खाना खा चुकी थी। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और जिद से बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और मेरी बहन भी जाना चाहते हैं। तुम हमें कभी अपने साथ नहीं ले जाते। वह प्यारी और चकित किन शियू को भी अपने साथ लाना नहीं भूली, जो अपनी बहन के कृत्यों को देखकर केवल असहाय होकर मुस्कुरा सकती थी। तुम्हारी आखिरी परीक्षा आने वाली है। बेहतर होगा कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके अलावा तुम्हें अभी होमवर्क भी करना है। टांग क्विंग नहीं चाहता था कि किन शिकी लिन जियाक्स्यू के साथ उसके समय में खलल डाले। छोड़ो भी, इस हफ्ते मेरा कोई होमवर्क नहीं है और मेरी बहन ने अपना होमवर्क पहले ही पूरा कर लिया है। किन शिकी ने मुझे पता था कि तुम ऐसा कहोगे वाले भाव से कहा। टांग क्विंग ने सोचा, यह सच था। किन शिकी आमतौर पर छुट्टी वाले दिन अपना होमवर्क करती थी, लेकिन किन शियू को उसे उसी दिन पूरा करना पसंद था। सप्ताहांत में वह आमतौर पर अपने छोटे से कमरे की सफाई करती, कपड़े धोती और घर को व्यवस्थित करती। वह इतनी व्यस्त रहती थी कि यह सब काफी मनोरंजक होता था। यह देखकर कि किन शिकी पूरी तरह तैयार लग रही थी, उसे मना करने का कोई कारण नहीं सूझा। इसलिए टांग किंग ने अपना तुरुप का पत्ता निकाला। आंटी से पूछो कि क्या तुम्हें जाने की इजाजत है। लेकिन वह भूल गया, शक्तिशाली किन शिकी के पास भी एक तुरुप का पत्ता था। माँ! उसकी धीमी कूक से घर में सब सिहर उठे। टांग क्विंग ने अपना सिर हिलाया और अपने होने वाले जीजा के लिए मन ही मन विलाप किया। किन शिकी जैसी बहन के साथ, जो इतनी अच्छी तरह से प्यारी बन सकती थी और जिसमें आकर्षण बढ़ाने का पूरा हुनर था, वह बस उसके लिए शुभकामनाएं ही दे सकता था। ठीक है टांग, बस इन्हें ले लो, आंटी ने बेबसी से कहा। हालांकि उसने अनुन्य विनय से प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी, किन शिकी की चीख इतनी तेज थी कि वह उसे रोक नहीं पाई। चूंकि कोई होमवर्क भी नहीं था, इसलिए उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना वह पूरे दिन किन शिकी से परेशान रहती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन।
किन युगांग चुपचाप अपने परिवार को बुद्धि से जूझते देख रहा था। उसके चेहरे पर बस एक मुस्कान थी। अपने परिवार को इस हाल में देखकर उसे बहुत खुशी हुई। हो भाई, अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना? किन शिकी ने अपने हाथों को कमर पर रखते हुए विजयी भाव से कहा। तांग क्विन सचमुच बोल नहीं पा रहा था। अगर आंटी बोल ही चुकी थीं, तो वह और क्या कह सकता था। बल्ब बल्ब बल्ब। तांग किंग अपनी हताशा को बाहर निकालने के लिए बार बार अपने मन में इस बहन का नाम बदल सकता था। नाश्ते के बाद तांग क्विन के पीछे दो प्यारी बहनें आ गईं। इसके लिए किन शिकी ने खास तौर पर अपनी पसंदीदा डाउन जैकेट पहनी थी, जिससे वह और भी गोलमटोल लग रही थी। हालांकि तांग क्विन उसे इस बारे में चिढ़ाना चाहता था, लेकिन अंतहीन डांट के डर से उसने हिम्मत नहीं की। वे टैक्सी से लिन जियाक्स्यू के घर पहुंचे। रास्ते में किन शिकी लगातार तांग क्विन को डांटता रहा, उसकी आलोचना करता रहा और उसकी बुराई करने की धमकी देता रहा, जिससे तांग क्विन खुश भी हुआ और चिढ़ भी। हमेशा की तरह किन शियू चुप रही, विनम्रता से मुस्कुराती रही, लेकिन कुछ नहीं बोली। जब वे मोहल्ले के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो फल की दुकान के मालिक ने तांग क्विन को पहचान लिया। आखिरकार वह हमेशा ढेर सारा सामान खरीदता था और कीमत देखे बिना सिर्फ सबसे महंगी चीजें ही खरीदता था, जिससे उस पर काफी गहरी छाप पड़ी। युवक, तुम वापस आ गए। इस बार तुम क्या चाहोगे? ये और ये। हर चीज के लिए 5 पाउंड और सेबों का एक डिब्बा। तांग किंग ने कुछ ऐसी चीजें मंगवाई जो लिन जियाक्स्यू को पसंद थीं। बेशक सेबों का एक डिब्बा जरूरी था। इस बार उसने ज्यादा कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि भाई आपने इतना क्यों खरीदा? किन शिकी ने पूछा। इसलिए नहीं कि उसने सोचा कि तांग किंग ने इतना अधिक खरीदकर फिजूल खर्ची की है, बल्कि केवल जिज्ञासावश पूछा। ठीक है, पिछली बार की तुलना में संख्या आधी से भी कम थी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक सामान्य सामाजिक मुलाकात जैसी नहीं लग रही थी। 15 सेलेब्स की पुनर्कल्पना, रंग विश्लेषण और स्टाइल बदला। हर ब्यूटी, कॉर्लिन फेयर ग्लो हल्दी चंदन स्क्रब, वीरांगना। खैर, हमारी आखिरी मुलाकात को काफी समय हो गया है। और हाँ, तुम लोग भी बाद में खाना खाओगे। अगर मैं और नहीं खरीदूंगा तो यह काफी नहीं होगा। तांग किंग ने तुरंत एक बहाना बना लिया। ओह, किन शिकी ने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया, वह तो बस यूं ही पूछ रही थी। हालांकि दुकानदार को यह अजीब लगा कि इस बार ज्यादा लोगों के बावजूद तांग क्विन ने कम खरीदारी की, फिर भी उसने इस पर और सवाल नहीं उठाया। अगर उसने ऐसा किया भी होता तो शायद उसे तांग क्विन के कम खरीदारी करने से चिढ़ थी, और वह इतने महत्वपूर्ण ग्राहक को नाराज नहीं करना चाहता था। सेब का एक डिब्बा लेकर तांग किंग लिन जियाक्स्यू के दरवाजे पर पहुंची, जबकि दोनों बहनें अन्य फल पकड़े हुए थीं। दस्तक दस्तक दस्तक। बहन जियाक्स्यू, हम आ गए हैं। दस्तक देने के बाद किन शिकी ने जोर से पुकारा। तांग किंग उसे बताना चाहता था कि पड़ोसियों को परेशान न करे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह जोर से कहे। क्रेक। दरवाजा जल्द ही खुल गया। लिन जियाक्स्यू का परिचित चेहरा दरवाजे पर दिखाई दिया, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। बहन जियाक्स्यू, मैं इतना सारा सामान ढोते ढोते थक गई हूँ। हमारे इस घटिया भाई ने हमारी जरा भी मदद नहीं की। घर में घुसते ही किन शिकी ने शिकायत करना शुरू कर दिया और फल नीचे रखकर एक संतरा उठाकर खुद को घर जैसा महसूस कराने लगी। तांग किंग बस हंसी। यहाँ आते समय तांग किंग ने उनके बैग अपने बक्से में मिलाने की पेशकश की थी, लेकिन बहनों ने मना कर दिया था, शायद इस डर से कि कहीं उस पर ज्यादा बोझ न पड़ जाए। वह जानता था कि किन शिकी भले ही बड़ी बड़ी बातें करती हो, लेकिन असल में वह बहुत दयालु है। उसकी शिकायतों ने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि उसे सुकून दिया। आप लोगों का आसपास होना अच्छा है। शांतिप्रिय बहन किन शियू ने भी असहाय भाव से सिर हिलाकर बहन जियाक्स्यू का अभिवादन किया। बाकी दिन किन शिकी के पास किसी भी तरह का निजी समय नहीं था। वह लगातार लिन जियाक्स्यू से बातें और बड़बड़ाते रहे। तांग क्विन को एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं मिला। तांग क्विन के सुबह न आने की हर बात पर किन शिकी की शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाता। उसके लिए बस एक ही विकल्प था कि चुपचाप किनारे पर फल खाए, और इस अजीब स्थिति में उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। लिन जियाक्स्यू ने बस मुस्कुराकर किन शिकी को दिलासा दिया। वह तांग क्विन की छोटी सी चाल समझ गई और उसे उसका सहनशील भाव मजेदार लगा। वह खुद को हंसी से रोक नहीं पाई, जिससे किन शिकी की शिकायत और बढ़ गई। दोपहर के भोजन में तांग क्विन ने कोई मदद नहीं की। तीनों बहनों ने मिलकर सब कुछ तैयार किया। किन शिकी ने हाल ही में एक नया व्यंजन बनाना सीखा था और उसे बनाने की जिद कर रही थी। बाकी सबने उसे रोका नहीं, और तांग क्विन लिविंग रूम में आराम से बैठकर टीवी देखने में बहुत खुश था। मनोरंजक टीवी शो न होने के बावजूद वह सोच रहा था कि क्या भविष्य के टीवी शो बेहतर होंगे। इंटरनेट पर ऑनलाइन उपन्यासों के कई सराहनीय रूपांतरण जरूर थे, बस फर्क इतना था कि वे मूल रचनाओं से बहुत अलग थे। जैसी कि उम्मीद थी, किन शिकी ने सभी को निराश नहीं किया। उसने जो व्यंजन बनाया था वह बहुत ही घटिया था। अध्याय 119, 110।
बेशक जब मैं कहता हूं कि यह बहुत ही घटिया है तो मेरा मतलब लिन जियाक्स्यू के बनाए व्यंजनों से है। तुलना किए बिना कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई व्यंजन ठीक से पकाया गया हो और उसमें बाकी सामग्री बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई न हो या बहुत कम न हो तो उसका स्वाद बहुत बुरा नहीं होगा और उल्टी की प्रतिक्रिया को दबाकर वह ज्यादातर खाने लायक होगा। इसलिए किन शिकी के उत्साह का ध्यान रखते हुए सभी लोग बीच बीच में उसके खाने को उठाते और चावल खाते हुए उसे जल्दी से निगल जाते। शिकी इस पर नाराज नहीं हुई बल्कि उदास खामोशी में अपना ही बनाया खाना खाती रही। शिकी की लगातार बकबक के बिना खाने की मेज पर असामान्य शांति छा गई। इस अनोखे माहौल को देखकर तांग किंग ने बातचीत शुरू करने के लिए कुछ नया करने की कोशिश की। शिकी, सब ठीक है, हालांकि इस बार निगलना थोड़ा मुश्किल था। चिंता मत करो, अगली बार और भी बुरा हो सकता है, इस बार ज्यादा बुरा नहीं था। तांग किंग ने मजाक में उसे सांत्वना दी। उसके विपरीत मनोविज्ञान ने एक पल के लिए शिकी को चकित कर दिया, लेकिन एक सेकंड बाद वह उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गई। किन शिकी तुरंत क्रोधित हो गई। इससे मुझे कैसे सांत्वना मिलेगी? आपका क्या मतलब है कि यह थोड़ा अरुचिकर है? और आपके इस कथन के बारे में क्या कहना है कि अगली बार स्थिति और भी खराब हो सकती है? तुम शिकी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। तांग किंग की टिप्पणी से वह एक बार फिर अवाक हो गई। है हाँ। लिन जियाक्स्यू और किन शियू उनकी टिप्पणी से खुश थे। उनकी हंसी बढ़ गई जब उन्होंने शिकी की रक्तिम आंखों को देखा और सांत्वना के अपरंपरागत रूप को याद किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। तांग किंग ने एक मुस्कान दबा ली। भविष्य में जहां प्रेरक उद्धरण लोगों के दिलों में गहराई तक उतर गए और उन्हें अंतहीन प्रोत्साहन देने लगे, वहीं निरुत्साहजनक उद्धरण अचानक लोकप्रियता में बढ़ गए, जिससे अनगिनत लोग नाराज हो गए। एक और दिन बीत गया, कैसा रहा? क्या आपका सपना कहीं और दूर चला गया है? वजन कम करने की कोशिश करना बंद कर दें। आप सिर्फ मोटे होने के कारण बदसूरत नहीं हैं। केवल प्रेमी प्रेमिका और कई बैकअप खोजने की क्षमता होने पर ही आप एकल जीवन का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। अपने आप को बार बार आईने में देखें, बहुत सी बातें आपके लिए स्पष्ट हो जाएंगी। जिन्होंने सचमुच कड़ी मेहनत की है वे प्रतिभा के महत्व को समझेंगे। 10 वर्षों के अंतहीन संघर्ष और कष्ट के बाद मैं अंततः एक भोली, संवेदनशील और नाजुक किशोरी से एक भोली, संवेदनशील और नाजुक वयस्क बन गई हूं। ठीक है, इस स्वाद को याद रखना, हमें फिर से जहर मत देना। तांग किंग ने एक बार फिर उसे सांत्वना दी। तुम रुको जब तक मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। यह सुनकर शिकी और भी चिढ़ गई। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे फेंक दी और तांग किंग पर टूट पड़ी, उसे घूंसे मारने और गुदगुदी करने लगी। तांग किंग ने दया की भीख मांगी, इसलिए नहीं कि उसे दर्द हो रहा था। उसे दर्द से डर नहीं लगता, लेकिन उसे बहुत गुदगुदी होती थी। दरअसल शिकी उसकी कमजोरी जानती थी और कई अभ्यास सत्रों के बाद उसे ठीक ठीक पता था कि कहाँ गुदगुदी करनी है। मुझे छोड़ दो, मैं गलत था, मुझे पश्चाताप है। बहुत देर हो गई, यह लो। हाँ, मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। किन शियू और लिन जियाक्स्यू उस जोड़े को झगड़ते हुए देख रहे थे और लगातार हंस रहे थे। दोपहर के भोजन का माहौल काफी खुशनुमा हो गया। दोपहर के भोजन के बाद बहनों ने सफाई की। तांग किंग ने मदद करने की पेशकश की, लेकिन लिन जियाक्स्यू ने उसे भगा दिया। ऐसी बहू का होना सचमुच बहुत अच्छा है। सब कुछ साफ हो जाने के बाद शिकी के आग्रह पर उन्होंने खरीदारी करने का निर्णय लिया। हालात पिछले बार जैसे ही थे। सबसे बड़ी बहन जियाक्स्यू ने उनके दोनों हाथ पकड़ रखे थे और तांग किंग निराश होकर पीछे पीछे चल रहा था। आज तो उसे जियाक्स्यू का हाथ छूने का भी मौका नहीं मिला। खासकर शिकी के आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखकर साफ जाहिर था कि वह उससे उसके पिछले वार का बदला ले रही थी। तांग किंग इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, वह अपने चचेरे भाइयों पर गुस्सा नहीं हो सकता था। 1 घंटे से ज्यादा यूं ही भटकने के बाद उन्होंने कुछ छोटे मोटे गहने और बालों का सामान खरीद लिया। जाहिर है तांग किंग ने बिल चुकाया। शिकी तांग किंग के अमीर होने की बात न जानते हुए उसे परेशान करने के लिए कुछ सस्ते सामान खरीद लाई। जब वे एक सिनेमाघर के पास से गुजरे, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। बहन जियाक्स्यू, चलो कोई फिल्म देखने चलते हैं। मैंने अपने स्कूल के दोस्तों को कहते सुना कि स्टीफन चाओ की कुंग-फू रिलीज हो गई है। यह काफी समय से रिलीज है और मैंने अभी तक इसे नहीं देखा है। शिकी ने फिल्म का पोस्टर देखकर उत्साह से सुझाव दिया। लिन जियाक्स्यू ने तांग किंग की राय जानने के लिए उसकी तरफ देखा। तांग किंग ने सहमति में सिर हिलाया तो वह पलटी और धीरे से बोली, ठीक है, चलो देखते हैं। मुझे भी इस फिल्म में काफी दिलचस्पी है। जियाक्स्यू इन दिनों अपनी पढ़ाई में इतनी मशगूल थी कि अगर तांग किंग उसे बाहर न खींचता तो वह घर से बाहर कदम भी नहीं रखती। स्वाभाविक रूप से उसके पास कोई फिल्म देखने का समय ही नहीं था। इसके अलावा अपने सहपाठियों को इस फिल्म की कहानी पर चर्चा करते हुए सुनकर उसकी रुचि बढ़ गई थी और वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज वीकेंड है और सिनेमा घर में बहुत भीड़ है।
जैसी कि उम्मीद थी, टिकटें उपलब्ध नहीं थीं। तांग किंग को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस फिल्म को देखने का उन्होंने मन बनाया था, उसे वे कैसे छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने निर्णायक रूप से खरीद लिया स्कैल्प्ड टिकट। तांग किंग की नज़र में 61 टिकटों की कीमत नगण्य थी। उसने लिन जियाक्स्यू और दूसरों को बताया कि उसने हर टिकट के लिए सिर्फ 40 टिकट ही दिए हैं, जिससे जियाक्स्यू फिर भी परेशान हो गई। तांग किंग अब अमीर हो गया था, फिर भी किफायती जियाक्स्यू को इन खर्चों पर पछतावा हुआ। यहां तक कि किन शिकी ने भी तांग क्विन के भारी खर्च को देखते हुए फिल्म देखने आने का अफसोस जताया। उसने टिकटें छोड़ने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन तांग क्विन को यह मंजूर नहीं था। इस जमाने के सिनेमाघरों में भविष्य की तरह कई स्क्रीनिंग हॉल नहीं होते थे। पूरे सिनेमाघर में सिर्फ एक स्क्रीन होती थी, जिसमें लगभग 300 लोग बैठ सकते थे। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद समय हो गया। तांग किंग ने सिनेमाघर में घुसने से पहले ढेर सारे स्नैक्स खरीद लिए थे। उन्होंने स्टीफन चाओ की कुंग फू कई बार देखी थी। दरअसल उन्होंने स्टीफन चाओ की लगभग सभी फिल्में 10-10 बार से ज्यादा देखी थीं। क्योंकि क्लासिक फिल्में क्लासिक ही रहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने पुनर्जन्म से पहले एक फिल्म थी जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, लू झेंगयू की अनपैरेड मास्टर। उन्हें उम्मीद थी कि इसका प्रीमियर नए साल के दिन होगा, लेकिन बेशर्मी से इसे 2007 की गर्मियों की छुट्टियों तक के लिए टाल दिया गया। बदकिस्मती से इसे देखने से पहले ही उनका पुनर्जन्म हो गया। शुरुआती हिप हॉप क्वार्टेट से लेकर अनपैरेड मास्टर और कुछ छोटी फिल्मों तक तांग किंग लू झेंगयू के बेतुके हास्य अभिनय के प्रशंसक रहे हैं। कई लोगों का कहना था कि कॉमेडी में लू झेंगयू स्टीफन चाओ के उत्तराधिकारी हैं, और तांग किंग भी इस बात से सहमत थे। आखिरकार उन्होंने लू झेंगयू के अलावा स्टीफन चाओ जैसी शैली वाला कोई और अभिनेता नहीं देखा था। अफसोस की बात है कि उन्हें अनपैरेड मास्टर देखने के लिए लगभग 1 दशक और इंतजार करना पड़ेगा, या शायद भविष्य में फिल्म और टेलीविजन में निवेश करके उन्हें आगे बढ़ना होगा। उन्हें पता था कि लू झेंगयू अभी भी कामकाजी हैं और उन्हें फिल्म निर्देशन के लिए अभ्यास की जरूरत है। कोई जल्दी नहीं थी। पुनर्जन्म के तुरंत बाद उन्होंने भविष्य के लोकप्रिय नाटकों की पटकथाएं लिखकर पैसा कमाने के बारे में भी सोचा था। लेकिन अब जब बैंकिंग प्रणाली विकसित हो गई है, तो उन्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं रही। उन्हें तो यह भी चिंता नहीं थी कि विनिमय बाजार से मिलने वाले भारी मुनाफे को कैसे खर्च किया जाए। वह आसानी से 1 महीने में अरबों का मुनाफा कमाने की कल्पना कर सकते थे। वह फिलहाल घरेलू इंटरनेट कंपनियों से जुड़ना नहीं चाहता। आखिरकार इंटरनेट का परिदृश्य पहले ही तैयार हो चुका है और किसी भी बड़ी कंपनी के पास पैसों की कमी नहीं है। अगर वह लापरवाही से अपने पैसे का इस्तेमाल करता तो कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। जब स्मार्टफोन का युग आएगा तो इंटरनेट या मोबाइल उद्योग से फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा। अगर वह इंटरनेट या स्मार्टफोन उद्योग में कोई बड़ा हिस्सा हासिल नहीं कर पाया तो भी उसे कोई परवाह नहीं। शेंग टैंग अपैरल जैसी कंपनियां भी उसके भविष्य के लिए मुख्य उद्योग नहीं लगती। एक बैंकर का मुख्य उद्योग निश्चित रूप से इंटरनेट और निम्नस्तरीय विनिर्माण नहीं है, बल्कि यह बैंकिंग के नेतृत्व में एक विशाल समूह है, जिसमें खनिज, ऊर्जा, खाद्य, सैन्य उद्योग, भूमि, उच्च स्तरीय विनिर्माण, प्रमुख अनुसंधान संस्थान और बहुत कुछ शामिल है। दूसरे शब्दों में, एक बैंकर को वास्तव में धन या बाजार की नहीं, बल्कि सरकार, भूमि, खनिज संसाधनों और जनसंख्या पर प्रभाव की परवाह होती है। कॉर्लिन फेयरग्लो हल्दी चंदन स्क्रब। वीरांगना। मिसफिट अभिनेताओं ने टिनसेलटाउन के सौंदर्य नियमों को कैसे नया रूप दिया। हर ब्यूटी। हम अपने आप से आगे निकल रहे हैं। मिश्रित भावनाओं के साथ तांग किंग ने स्टीफन चाओ की कुंग फू एक बार फिर देखी। यह इतनी अच्छी थी कि उसे इसे बार बार देखने में कोई थकान नहीं हुई। अब यही तो क्लासिक है। भविष्य में आने वाली अनगिनत फिल्मों के विपरीत, जिन्होंने तांग किंग को यह कहने पर मजबूर कर दिया, यह क्या बदतमीजी है, मैंने इसके लिए अपना पैसा खर्च किया। शायद यही स्टीफन चाओ का जादू है। उनकी फिल्में बार बार देखने के बाद भी थकान नहीं होती। हालांकि उन्हें स्टीफन चाओ की फिल्में बहुत पसंद हैं, लेकिन वे सितारों के पीछे नहीं भागते। उन्हें सिर्फ मशहूर हस्तियों का काम पसंद है। एक कहावत है, मैं आपकी कला को पसंद करता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे आप में कोई रुचि नहीं है। तांग किंग का यही मानना था। एक अभिनेता या गायक तभी लोगों का चहेता बनता है जब वह पूरी तरह से अपने रंग में होता है। जहां तक उनकी निजी जिंदगी का सवाल है, माफ कीजिए, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब तक आप अच्छा अभिनय करते हैं, किरदार लोगों से जुड़ा हुआ लगता है और काम मजेदार है, आपने अपना काम कर दिया है। और इसके लिए वह आपको आर्थिक मदद भी देते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि जो लोग अपने चहेते सितारों की जिंदगी की पड़ताल करते हैं, वे क्या करते हैं। पर्दे की खूबसूरती को यूं ही रहने दें, उसे बर्बाद क्यों करें। बहन जियाक्स्यू, स्टीफन चाओ बहुत अच्छे थे। अच्छा होता अगर मुझे उनका ऑटोग्राफ मिल जाता, किन शिकी ने सिनेमाघर से बाहर निकलते हुए कहा।
शिकी, क्या तुम स्टारस्ट्रक हो? लिन जियाक्स्यू ने हंसते हुए पूछा। सच में नहीं, मुझे तो बस उनकी फिल्में पसंद हैं। ऑटोग्राफ तो बस याद रखने के लिए होता है। किन शिकी ने सिर हिलाया। वह संगीत सितारों के पीछे भागती थी, लेकिन फिल्मी सितारों से उसे कोई लगाव नहीं था। तो फिर आपको भविष्य में हवाई अड्डे पर उसका इंतजार करना होगा। लिन जियाक्स्यू हंसा। अच्छा, क्या इससे उसे परेशानी नहीं होगी? इतने सारे लोगों के साथ यह बहुत शर्मनाक है। नहीं रुको, कोई रास्ता हो सकता है। बड़े भाई तांग से कहो कि वह मेरे लिए यह काम कर दे। किन शिकी ने तांग क्विन की ओर देखते हुए कहा। मैं? मेरा इससे क्या लेना देना? तांग किंग ने असहाय होकर कहा। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता, तुम भी स्टीफन चाओ की प्रशंसक हो। किन शिकी ने अपने होंठ दबाते हुए कहा। तो ठीक है, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे हवाई अड्डे पर रोक लूंगा। तांग किंग के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यह अभी की बात नहीं थी। यही तो ठीक है। अब बहन जियाक्स्यू, चलो घर चलते हैं और खाना बनाते हैं, बाहर बहुत ठंड है। किन शिकी ने कहा। अब तांग किंग ने देखा कि बाहर बर्फबारी हो रही थी। कितनी सुंदर है। पिछले जन्म में उसे हर चीज में एक हल्की सी उदासी महसूस होती थी। इस जन्म में उसे हर चीज में सामंजस्य मिला। अध्याय 120। अध्याय 111। डाकू। किन शिकी, कृपया सदस्यता लें। 1 17 जनवरी, सोमवार। 2 त्योहार, लेकिन आज पीने के लिए लाबा दलिया नहीं है। तांग किंग को याद भी नहीं कि लाबा दलिया क्या होता है। हो सकता है कि दूसरी जगहों पर अब भी लाबा दलिया पीने की परंपरा रही हो, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे आज भी डिब्बाबंद 8 खजाने वाले दलिया का स्वाद अच्छी तरह याद है, जो आज भी लंबी यात्राओं पर जाने वाले लोगों के लिए एक आम खाने की चीज है। लेकिन वो चिपचिपा 8 खजाने वाला दलिया, उफ। तांग किंग सच में वो खाना नहीं चाहता था। कहने की जरूरत नहीं कि आज तांग क्विन एक बार फिर कक्षा में आकर्षण का केंद्र बन गया था। उसने कक्षा में पहला स्थान हासिल किया और कुल 733 अंक हासिल किए। परीक्षा की कठिनाई बढ़ने के कारण वह दूसरे स्थान पर रहे हे पेंग से 53 अंकों से आगे था और तीसरे स्थान पर रहे वांग यान से 60 अंकों से आगे था। इस भयावह स्कोर ने सभी को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। अंतर इतना बड़ा था कि उसे पाटना नामुमकिन था। पहले हे पेंग और वांग यान को अभी भी उम्मीद थी कि वे उसे पकड़ लेंगे और उससे आगे निकल जाएंगे, लेकिन अब वे तांग क्विन से और भी पीछे छूटते जा रहे थे। बेशक हे पेंग उसकी प्रशंसा और ईर्ष्या करता था, जबकि वांग यान पूरी तरह खुश था। तांग क्विन को प्रशंसा भरी आंखों से देख रहा था। प्रिंसिपल चू युआनहांग ने कक्षाओं के बीच पहले ब्रेक के दौरान तांग किंग से व्यक्तिगत रूप से बात की। उनका व्यवहार बेहद गर्मजोशी भरा था। कुल मिलाकर उन्होंने एक सिद्धांत पर जोर दिया, प्रगति करते रहो और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बोलो। चू युआनहांग अपनी खुशी रोक नहीं पाया। इस परीक्षा के कठिनाई स्तर के हिसाब से तांग किंग के लिए राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा में सफल होना असंभव नहीं था, जो उपनिदेशक के पद पर पदोन्नति की उसकी आशा थी। अन्यथा उपनिदेशक के पद पर पदोन्नति पाने में उसे कम से कम 2 साल और लगेंगे। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले साल क्या होगा, और अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। तांग किंग ने बताया कि भविष्य में उसे बार बार छुट्टी लेनी पड़ सकती है। चू युआनहांग ने शेन मेई से इस बारे में सुना था और उसे कोई आपत्ति नहीं थी। अब जब तांग किंग ने सीधे तौर पर इस मुद्दे को उठाया तो चू युआनहांग के लिए मना करना नामुमकिन था। उसने अपनी छाती थपथपाई और गारंटी दी कि अगर उसे बार बार छुट्टी नहीं लेनी पड़ी तो शेन मेई उसे दे देगी। तांग किंग ने उसका शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वह कभी स्कूल नहीं बदलेगा। कक्षा में वापस आकर नए पाठ की शुरुआत के लिए घंटी बजी ही थी, लेकिन शिक्षक अभी तक नहीं आए थे। तांग किंग ने अपने सहपाठियों की प्रशंसा भरी निगाहों को सहते हुए बिना पलक झपकाए अपनी सीट पर वापस आ गया। जब तांग क्विन अपनी सीट पर वापस आया तो वांग यान धीमी आवाज में उसके पास आया। तांग क्विन, कल रात मेरे घर डिनर पर आना। सिर्फ तुम ही हो, ली काई को मत बताना, मुझे डर है कि उसे कोई आइडिया आ जाएगा। वह जानती थी कि तांग क्विन आज अपने परिवार के साथ जरूर जश्न मनाएगा और उसके घर जाने की कोई वजह नहीं थी। हालांकि ली काई उसका अच्छा दोस्त है, वह सिर्फ तांग क्विन को ही बुलाना चाहती थी और ली काई का वहां होना थोड़ा अजीब लग रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सीधे तुम्हारे घर चलते हैं। तांग किंग बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। वह वांग यान के व्यक्तित्व को जानता था। उसके दिल में परिवार पहले पायदान पर था, वह दूसरे पायदान पर, ली काई तीसरे पायदान पर और बाकी सहपाठी चौथे पायदान पर। इस बार उसे सिर्फ आमंत्रित करने में कोई बुराई नहीं थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। ठीक है, वांग यान ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अनजाने में ही उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि कल रात के लिए क्या व्यंजन बनाए जाएं। वह पहली बार तांग क्विन के लिए खाना बना रही थी, इसलिए उसे सावधानी बरतनी थी। उसे आज रात अपने परिवार के साथ इस बारे में बात करनी होगी,
कल दिन में अपनी माँ को खाना बनाने देना होगा और शाम को वह मदद करेगी। उसने पहले बताया था कि वह एक सहपाठी और खाने वाले को रात के खाने पर बुलाना चाहती है, लेकिन अभी तक तांग क्विन से समय तय नहीं किया था। तो अगले कुछ पाठों के लिए वांग यान कल रात के खाने की योजना बनाने में व्यस्त थी, साथ ही यह भी कि उसे अपने माता पिता को क्या याद दिलाना है। उसने पहले कभी अपनी सहपाठी के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी थी और इस बार उसे ठीक से समझाना था, वरना उसके माता पिता जरूर ज्यादा सोचेंगे। और इस तरह वांग यान ने पूरा दिन दुविधा में बिताया। इस बार सभी शिक्षकों ने चुपचाप सहमति जताई कि तांग क्विन को मंच पर उत्तर न समझाने दिया जाए। पिछली कुछ बार उसकी क्षमताएं पूरी तरह से साबित हो चुकी थीं। अगर वे उसे बार बार मंच पर आकर उत्तर समझाने के लिए कहते तो तांग क्विन जरूर ऊब जाता। अब शिक्षकों के लिए तांग क्विन एक राष्ट्रीय खजाने की तरह अनमोल लग रहा था। अगर तांग क्विन पूरा पाठ सिर झुकाए, कलम घुमाते और दिवास्वप्न देखते हुए भी बिताता तो भी शिक्षकों को जरा भी आपत्ति नहीं होती। दोपहर को स्कूल से घर गया। तांग किंग के राक्षसी स्कोर ने एक बार फिर उसकी चाची को आश्चर्य में डाल दिया, खासकर जब उन्हें पता चला कि उसने दूसरे स्थान से 50 से अधिक अंक अधिक स्कोर किए हैं तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। पिछली बार तो वह केवल 16 अंक ही ऊपर था। इस परीक्षा की कठिनाई बढ़ने के साथ ही अंतर भी बढ़ता जा रहा है। 53 अंक। तांग क्विन की चाची को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हों। उनके भतीजे के दिमाग में जरूर अचानक से महाशक्तियां आ गई होंगी। दूसरों के दिमाग में तो बस एक छोटा सा छेद होता है, लेकिन तांग क्विन के दिमाग में तो पूरा छेद ही खुल गया था। तांग तांग, तुमने परीक्षा कैसे दी? इतने अच्छे अंक कैसे आए? तांग की चाची ने कागज नीचे रख दिया और भावशून्य स्वर में पूछा। उफ, मैंने बस ले लिया। मैंने प्रश्न पढ़े, मैंने प्रश्न हल किए, तांग किंग ने बेपसी से कहा। ली काई दिन भर उसे इधर उधर पूछता रहा था। ली काई उसे एलियन बताकर पुलिस में शिकायत करने ही वाला था। हालांकि इस बार ली काई ने भी काफी सुधार किया था, लेकिन तांग किंग की प्रतिभा के आगे उसकी उपलब्धि नजरअंदाज हो गई। ली काई इससे खुश नहीं था और उसने तांग किंग को इसकी सजा देने की कसम खा ली। तांग किंग को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने ली काई को अपनी पसंद का मुआवजा चुनने को कहा। ली काई अवाक रह गया। तांग क्विन शहर के सबसे अच्छे और सबसे महंगे 5 सितारा होटल में मुफ्त में खा पी सकता था, भला उसे और क्या तकलीफ हो सकती थी। अंत में ली काई ने दांत पीसकर तांग क्विन को एक चुटकी मारी और चला गया, जिससे उसके अंदर अन्याय का एहसास कुछ कम हुआ। तांग क्विन बस हंस और रो सकता था, अपनी उस बाह को रगड़ रहा था जिसमें जरा भी दर्द नहीं था। यह आदमी वह अधिक से अधिक हास्यास्पद होता जा रहा है। लेकिन तुम तो अब इतना बड़ा अंतर क्यों है? तांग की चाची हतलाते हुए बोली। यह हमारी बुद्धिमत्ता है। मैं पहले अपनी असली क्षमताएं छिपा रहा था, तांग किंग ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। बकवास, मैं तुम्हें जानती हूं। अगर तुम में यह क्षमता होती तो तुम बहुत पहले ही जियाक्स्यू के साथ एक ही स्कूल में होते, तांग की चाची ने हंसते हुए डांटा और तांग क्विन के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। है तो आसमान छूने और बादलों को चीरकर फिर से सूरज को देखने से पहले धीरे धीरे जमा होने का यही मतलब है। तांग किंग बड़ी बड़ी बातें करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकती थी। ठीक है, बकवास बंद करो। तुम्हारे अभी के ग्रेड देखकर तुम्हारी मौसी बहुत खुश हैं। ऐसे ही चलते रहो, ठीक है? मौसी टैंग ने सिर हिलाया और हंस पड़ी, क्योंकि अब टैंग क्विन पहले के मुकाबले काफी हल्का हो गया था। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस यही सोचा कि चूंकि टैंग क्विन के ग्रेड बेहतर हो गए हैं और वह ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से बातचीत में ज्यादा जीवंत हो गया होगा। कोई बात नहीं, कोई भी मेरा पहला स्थान नहीं छीन सकता, तांग किंग ने आत्मविश्वास से घोषणा की। वाह, यह तो अच्छी बात है, चाची ने सिर हिलाकर कहा। स्वाभाविक रूप से मेरी चाची ने इस बेहतरीन स्कोर की खबर तांग के माता पिता को दी। यह खबर तांग क्विन के माता पिता को बहुत खुश कर गई, खासकर जब उन्होंने सुना कि तांग क्विन पूरे प्रांत में सबसे ज्यादा अंक हासिल कर सकता है तो वे खुशी से झूम उठे। आखिरकार तांग क्विन को उसके माता पिता की बात सुनने के लिए 20 मिनट तक रोका गया, उसके बाद ही उसे जाने दिया गया। उनकी आवाज में परवाह और उम्मीद भरी हुई थी और तांग किंग ने इसे सचमुच महसूस किया। पिछले जन्म में उसका शैक्षणिक प्रदर्शन हमेशा खराब रहा था और उसके माता पिता ने उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाला था, उन्होंने बस उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कहा था। अब इस जन्म में इतने अच्छे अंकों के साथ तांग किंग को एहसास हुआ कि उसके माता पिता की उससे कितनी ऊंची उम्मीदें थीं। वे बस उस पर पहले ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते थे। माता पिता का प्रेम सचमुच गहरा और सार्वभौमिक है। बेशक आखिर में वे उसे 500 रुपए की पॉकेट मनी देने का वादा करना नहीं भूले। यह पैसा स्वाभाविक रूप से लियू कियान द्वारा पिछली बार दिए गए नकद पैसों से आया था। पहले उसकी पॉकेट मनी दसियों और सैकड़ों में हुआ करती थी, लेकिन अब यह 500 हो गई है, जिससे पता चलता है कि तांग क्विन के माता पिता कितने खुश थे। आखिर वे जो पैसा कमाते हैं वह उनके बच्चे के लिए तो नहीं है।
अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसे थोड़ा और खुलकर खर्च करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती? कुछ ही देर में किन युगांग और उसके चचेरे भाई वापस आ गए और वे स्वाभाविक रूप से उत्साह में तांग किंग के चारों ओर इकट्ठा हो गए। विशेष रूप से किन शिकी की निगाहों ने तांग क्विन को ऐसा महसूस कराया जैसे वह किसी चिड़ियाघर में बंदर हो। उन्होंने दोहराया, मैं बंदर नहीं हूं। तांग किंग अपने मन में अपना बचाव करता है। चाची ने रात्रि भोज के लिए भव्य दावत का आयोजन किया। किन शिकी तांग किंग के कमरे में आई और दरवाजा बंद कर दिया। किन शिकी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान देखकर तांग क्विन को बुरा लगा। भाई मुझे दावत दो, किन शिकी ने सीधे 3 शब्द कहे। जब उसे पता चला कि तांग क्विन अपने ग्रेड में अव्वल आया है तो सबसे पहले उसने उसे बधाई देने के बारे में नहीं बल्कि अपने पैसों का खजाना भरने के लिए थोड़ा लूटने के बारे में सोचा। उसे स्कूल के 500 के इनाम और तांग क्विन के माता पिता से मिले 500 के बारे में पता था, जो कुल मिलाकर 1000 होते थे। हालांकि वह लालची नहीं थी, वह कुछ 100 से संतुष्ट हो जाती। 15 सेलेब्स की पुनर्कल्पना, रंग विश्लेषण और स्टाइल बदला। हर ब्यूटी। तो क्या दावत है? कम से कम पहले बधाई तो नहीं कह सकते? तुम मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो डाकू, तांग किंग ने झुंझलाहट से कहा। किन शिकी द्वारा 1 से ज्यादा बार लूटे जाने के बावजूद उसे अभी भी थोड़ा गर्व होना था और व्यर्थ में विरोध करना था। ठीक है, बधाई हो बड़े भाई, मुझे दावत दो। इस बार किन शिकी ने सीधे अपना हाथ बढ़ाया और एक भौं उठाई। उसकी अभिव्यक्ति ने बस उसे चालाकी से हाथ देने का संकेत दिया। महिला डाकू, महिला डाकू, महिला गुंडा। तांग किंग के दिमाग में तरह तरह के उपनाम घूम रहे थे। क्या तुम थोड़ा और सूक्ष्म नहीं हो सकते? तांग किंग ने कहा। वह खुश भी थी और गुस्से में भी। बकवास बंद करो, जल्दी से मुझे दे दो वरना सजा होगी। याद रखो मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, किन शिकी ने ऐसे चेहरे से कहा जिससे पता चल रहा था कि उसे अच्छा सौदा मिल रहा है। तांग किंग अवाक रह गया और कांपते हुए उसने एक लाल नोट दिया। हालांकि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसे एक अनिच्छुक चेहरा दिखाने की जरूरत थी। इसे मुझे दे दो, हे मैंने आज पैसे कमाए, बहुत खुश हूं। किन शिकी ने इसे पकड़ लिया और लाल नोट के साथ खेलने में आनंदित हो गया। यह चोरी हो गया है, तांग किंग ने तुरंत सुधार किया। बकवास, मैंने इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। यह मेरी मेहनत का फल है। तुम्हारे पास और क्या है? किन शिकी ने ध्यान से 100 को एक तरफ रख दिया और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या मैंने तुम्हें एक नहीं दिया? तांग किंग ने सवाल किया। वो तो मेरी है, मेरी बहन का क्या? तुम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। किन शिकी ने होंठ भींचे और कहा। तांग किंग और क्या कह सकता था? उसे एक और लाल नोट सौंपना पड़ा। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। यह लो, क्या यह ठीक है? बस है, आज बड़ा मुनाफा हुआ, मैं चलती हूँ। और यह कहकर किन शिकी तांग क्विन के कमरे से बाहर निकल गई। किन शिकी को जाते देख तांग किंग के चेहरे पर कड़वी मुस्कान धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गई। ऐसी बहन का होना सचमुच अच्छी बात है।